आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHIC 107 भारत का इतिहास 1206 से लेकर के 1550 तक। इस पूरी किताब में, इस पूरी बुक में हम लोग पूरी दिल्ली सल्तनत को पढ़ने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के पूरे राजनीतिक इतिहास को, उसका अगर बात करूँ धार्मिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, यही सारी चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भारत का इतिहास 1206 से लेकर के 1550 तक। अगर मैं इस पूरी बुक की बात करूं तो इस पूरी बुक में अगर आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत यानी इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, ये सारे वंशों को हम लोग पढ़ेंगे। लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारा पढ़ेंगे। उनका राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, यानी वहां उनकी सेना कैसे थी, प्रशासन कैसे था, ये सारी चीजें हम इसी बुक में आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अगर मैं पूरी बुक की बात करूं तो पूरी बुक में भाई मेरे 5 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं? 5 ब्लॉक में अगर आप देखेंगे टोटल आपके पास 19 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 19 के 19 चैप्टर हैं, जो कि हम 19 के 19 चैप्टर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग यहाँ पर देखने का कोशिश करेंगे और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आप लोग इस किताब को अच्छी तरीके से समझ सकें। सिर्फ आप लोग पूरी बुक को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान किताब है, बहुत मुश्किल बुक नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको मुश्किल लग रही होगी, ठीक है, लेकिन किताब बहुत आसान है, बुक बहुत इजी है। बट इसमें कुछ शब्द हैं, वर्ड हैं, उसको थोड़ा से हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो देखिएगा जो हमारा पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है ऐतिहासिक स्रोतों का सर्वेक्षण। देखो भाई मेरे, जो दिल्ली सल्तनत है, अगर मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूं, दिल्ली सल्तनत से पहले अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में किसी भी मुसलमान ने शासन नहीं किया है। अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद गोरी हैं, महमूद गजनवी हैं, ये दोनों आक्रमणकारी थी। ये आए, भारत को लूटा और ये अपने देश चले गए, ठीक है। जब गोरी आता है, मोहम्मद गोरी आता है, तो मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है और यहां से चला जाता है। लेकिन गोरी ने जिन क्षेत्रों को जीता था, उसने वहां पर क्या किया कि अपने जो उसके जो सैनिक थे या उसके सेनापति थे, उन अपने सेनापतियों को यहाँ पर अपने जीते हुए साम्राज्य को सौंप करके चला जाता है। वहीं से अगर आप देखें कि भारत में पहला जो वंश स्थापित होता है जिसको हम बोलते हैं गुलाम वंश, जिसमें अगर आप देखेंगे गुलाम वंश की स्थापना होती है। लेकिन हमारा जो पहला चैप्टर है, अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो जैसे इसमें क्या है, अरबी फारसी ऐतिहासिक परंपरा क्या है। जैसे आप सबको पता होगा कि जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम की शुरुआत कहां से हुई है? इस्लाम की शुरुआत अरब से हुई। इस्लाम माने मुसलमान या मुस्लिम धर्म जो है अरब से स्टार्ट हुआ है। तो पहले देखो इस्लाम की जो शुरुआत अरब से हुई और अरब की भाषा क्या? अरबी है। तो इस्लाम में पहले जो किताबें लिखी गई, पहले जो बुकें लिखी गई, भैया मेरे सारी अरबी भाषा में लिखे। किस भाषा में लिखेगी जी? अरबी भाषा में। यानी अरबी जो है इस्लामिक जगत की भाषा बनी। अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो उसमें अगर आप देखोगे कि शरीयत जो है या अगर बात करूं कुरान है, ये सारा अरबी भाषा में लिखा गया। यानी इस्लामिक अगर बात करूं तो इस्लाम में अरब जहां से शुरुआत हुई इस्लाम की, वह अरबी भाषा बोली जाती थी। इसलिए इस्लाम में जितने भी धार्मिक किताबें हैं, जो भी चीज रहा, वो सब अरबी भाषा में लिखा गया। लेकिन धीरे धीरे अरबी भाषा पर फारसी भाषा का प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा? फारसी भाषा का प्रभाव पड़ा। तो अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपरा क्योंकि दोनों भाषाएं हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, राजनीतिक वृत्तांत, यानी दिल्ली सल्तनत में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, राजनीति कैसा है, और दिल्ली सल्तनत का जो राजनीति है उसको लेकर के कौन कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने लिखा दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत की अगर मैं इतिहासकारों की बात करूं तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा इतिहासकार है जिसने दिल्ली सल्तनत के बारे में काफी कुछ बताया है और उसने काफी कुछ लिखा है। बर्नी के बारे में कहा जाता है कि जो कई सारे बादशाहों या सुल्तानों के दरबार में रहा, दरबारी रहा। उसी अगर दिल्ली सल्तनत के बारे में जो जानकारी हमको किस किन लोगों से मिलती है, जैसे हसन निजामी है, ठीक है, मिनहाज है, अमीर खुसरो है, बर्नी है, इसामी है, अफीक हैं, ये सारे लोग कौन हैं? ठीक है, अहमद बिन सिरहिंदी हैं। इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में किताबें लिखी हैं, बुकें लिखी हैं, जहां से हम लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं, इंफॉर्मेशन मिलती हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक वृत्तांत बताओ, तो उसमें आपको पॉइंट बताना पड़ेगा कि हसन निजामी कौन है और हसन निजामी कौन सी किताब लिखी है
और हसन निजामी दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या बताते हैं। जैसे मिनहाज है, तो मिनहाज दिल्ली सल्तनत को लेकर के उसने कौन सी किताबें लिखी और उस किताब में उसने क्या बताया। अमीर खुसरो, उन्होंने कौन कौन सी बुकें लिखी हैं और दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान के बारे में वो जानकारी देते हैं। जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी तो कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा इतिहासकार है कि बर्नी अगर आप देखेंगे तो अगर बात करूं, जैसे अगर आप देखेंगे तुगलकों के बारे में, खिलजी के बारे में, गुलाम वंश के बारे में, उसने कई सारे सुल्तानों का शासन काल देखा। किसने? बर्नी की बात करें, इसामी हैं, अफीक हैं, अहमद सरहिंदी हैं, ये दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार हैं जिन लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा है। अब जैसे इनसा क्या होता है, आधिकारिक पत्र होता है, अभिलेख क्या है, तो दिल्ली सल्तनत में जो अभिलेख हैं, यानी जो संस्कृत में लिखे गए हैं, जो अरबी अभिलेख मतलब समझते, अभिलेख मतलब जो राजाओं महाराजाओं ने भैया जो अपनी प्रशंसा में, अपने सम्मान में जो कुछ लिखवा रखा है, उस किसमें लिखे, अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, संस्कृत भाषा में। सूफी लेखन क्या है? सूफी लेखन का मतलब होता है जो सूफी आंदोलन है, जैसे हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन चला था, उसी प्रकार से कह सकते हो कि इस्लाम में सूफी आंदोलन चला है। तो जो सूफी संत थे, उन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं, जो किताबें लिखी हैं, उसी को सूफी लेखन कहते हैं। ठीक है। और एक बात बता दूं, भारत में क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य क्या है, तो ये सारा चीजों को हमको पहले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। अब देखिएगा, अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपरा के देखिएगा, अरबी इस्लामिक विश्व की भाषा बनी, क्योंकि भैया मेरे इस्लाम का जन्म अरब से हुआ और अरब में अरबी बोली जाती थी, इसलिए इस्लाम की पहली भाषा कौन बनी? अरबी बनी। तो अगर आप देखोगे कि इस्लाम में राजाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में, इस्लाम में जो कुछ कहानियां लिखी गई, वो सारी कहानियां अरबी भाषा में लिखी गई। और अरबी भाषा में अगर आप देखोगे राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में जो कुछ लिखा गया सब अरबी भाषा में लिखा गया। तो अरबी इतिहास लेखन एक महत्वपूर्ण इतिहास लेखन है। पवित्र जैसे पुस्तक कुरान की बात करें, इस्लाम में कुरान जो सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है, कुरान जो है, कुरान में जो सत्यता है वो सब लिखा गया। यानी अरबी शुरू में अगर देखो, इस्लाम में शुरू में जो कुछ लिखा जा रहा था वो सब अरबी भाषा में लिखा जा रहा था। अगर मैं बात करूं जैसे फुरहान है या बलादुरी हैं, ये सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अरबी भाषा में इतिहास लिखा। अरबी भाषा में कैसा इतिहास लिखा? धार्मिक इतिहास लिखा, कुरान पर, राजाओं के बारे में, इन सब के बारे में इन्होंने लिखा। अगर देखोगे अल मसूदी एक अरबी इतिहासकार है, ने इतिहास के साथ भूगोल को जोड़ने का उसने काम किया। मसूदी स्वयं एक महान यात्री था जिसने भारत और श्रीलंका का भ्रमण किया। यानी मसूदी कौन है? जिसने भारत और श्रीलंका का उसने भ्रमण किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है कि उन्होंने जो यात्राएं की हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखो 11वीं शताब्दी तक अरबी भाषा में लिखा गया इस्लाम का इतिहास, ठीक है। और ज्यादातर जो इतिहास लिखा गया वो दरबारी अधिकारियों ने लिखा, जो दरबार में रहते थे, जो राजा के दरबार और बार में रहते थे, वही उन्हीं लोगों ने इतिहास को लिखा। और इसमें राजा को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, यानी राजाओं को खुश करने के लिए सब कुछ लिखा जा रहा था 11वीं शताब्दी तक अरबी में, ठीक है। यानी शासक को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, यानी कह सकते हो कि शुरू में जो इतिहास लेखन रहा वो शाही संरक्षण में लिखा गया। राजाओं महाराजाओं के संरक्षण में पूरा इतिहास जो है लिखा गया। यानी एक प्रकार का भैया दरबारी इतिहास लिखा जा रहा था। उसमें सिर्फ राजा के बारे में, उनके बेटों के बारे में, वंशवादी इतिहास लिखा गया। और इसमें राजा महाराजा के बारे में और जो अभिजात वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, उस अमीर वर्ग के बारे में ज्यादातर इतिहास लिखा जा रहा था। किसके बारे में भैया? अमीर लोगों के बारे में, राजाओं महाराजाओं के बारे में ज्यादातर इतिहास। यानी इतिहासकार जो हैं उन्होंने आम लोगों के तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आम लोगों की जो समस्याएं हैं, आम लोगों की जो प्रॉब्लम है, उसको इन्होंने बिल्कुल भी नजरअंदाज किया। सिर्फ ये लोग राजाओं महाराजाओं तक अपने इतिहास को इन्होंने सीमित किया। राजाओं महाराजाओं का गुणगान करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। आम जनता कितनी दुखी है, आम जनता की जो क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में इन इतिहासकारों ने बिल्कुल भी नहीं लिखा। यानी पूरा दरबारी इतिहास लिखा जा रहा था। देखो
अरबी 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 जो इतिहास है उसका झुकाव राजवंशीय इतिहास है। वो सिर्फ राजा महाराजा के बारे में लिखता है, उनके बेटों के बारे में, उन्होंने कौन-कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। यानी राजवंशीय इतिहास है ना अरबी इतिहासकार, यानी इसका पूरा झुकाव अरबी इतिहास। और अरबी इतिहास कौन-कौन लिखता है? जैसे अल उद्बी, ठीक है, अल मसूदी, ये अरबी इतिहासकार हैं, इन्होंने सब अरबी में लिखा है। और अरबी में जो कुछ लिखा गया वो सब राजाओं महाराजाओं के बारे में, उनके बेटों के बारे में, यानी एक प्रकार का राजवंशीय इतिहास। और अरबी इतिहास में भी अगर आप देखेंगे तो आम लोगों के बारे में, आम जनता के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। ये सिर्फ अभिजात वर्ग के बारे में, अमीर वर्ग के बारे में इन्होंने लिखा। अब अरबी के बाद भैया क्या होता है? फारसी इतिहासकार के। देखो फारसी इतिहास लेखन भी संकुचित रहा। उस युग में सामाजिक धार्मिक इतिहास की तुलना में राजनीतिक इतिहास ज्यादा लिखा गया। इस प्रकार फारसी इतिहास भी राजवंशीय इतिहास है। फारसी इतिहासकार जब आते, फारसी भाषा में जो इतिहास लिखा गया तो वहां भी कह सकते हो कि राजवंशीय इतिहास लिखा गया। यहाँ पर भी राजा महाराजा के बारे में जो एक बता दूं, फारसी इतिहासकार तो ऐसे थे भाई मेरे कि ये सिर्फ राजा महाराजा के बारे में गुणगान करता रहता था ताकि उनकी पुस्तकें बिक जाएं, उनको दान दक्षिणा मिल जाए, पैसा कौड़ी मिल जाए। देखो राजाओं महाराजाओं के बारे में गुणगान करता था, आम लोगों के बारे में, आम जीवन के बारे में, आम आदमी के बारे में इतिहासकारों ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ राजा का गुणगान करता था, दरबार में बैठा रहता था और राजा का गुणगान करता था, राजा ऐसा है, राजा वैसा है, राजवंशीय इतिहासकार लिखा। अरे यहाँ तक कहा जाता कि कई सारे इतिहासकार, जैसे अगर बात करूं, जैसे अगर आप देखोगे जैसे मिनहाज है, तो मिनहाज ने नसरुद्दीन को लेकर के इन्होंने किताब लिखी। बर्नी जो है, बर्नी ने किताब लिखी है तारीख फिरोज शाही। अरे इस राजा महाराजा के को समर्पित किताब करते थे। अगर मैं जानूं जैसे बर्नी है, बर्नी ने किताब लिखी है जिसका नाम है तारीख फिरोज शाही। उसने इस किताब को फिरोज शाह तुगलक को समर्पित की। यानी अपने राजा महाराजा का गुणगान करने में ये लोग किताब लिख रहे थे बस खाली। अगर आप देखेंगे जैसे मिनहाज है, मिनहाज ने महान चिश्ती और सोहरावर्दी संत, सूफी संतों के जीवन था, लेकिन काफी हद तक उनका वर्णन गायब। देखो समाज में सूफी संत भी थे, आम लोग भी थे, आम जनता भी थी, जनता में इतनी समस्याएं थी, लेकिन इतिहासकारों ने उन पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इतिहासकार सिर्फ अपनी किताब का मूल्य बढ़ जाए, उसको मान सम्मान मिल जाए, राजा खुश हो जाए, इन्हों यानी अरबी अरबी इतिहासकार जो हैं, अरबी इतिहासकार भी के साथ साथ जो फारसी इतिहासकार हैं, उन लोगों ने सिर्फ अपनी पुस्तक का मूल्य बढ़ जाए, उनकी किताबें थोड़ी महंगी मिले, राजाओं से उनको दान दक्षिणा मिल जाए, उनको सोना चांदी मिल जाए, इसलिए उन्होंने सिर्फ दरबारी इतिहास ही लिखा। आम जनता की समस्याओं को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिखा। चाहे अरबी इतिहास हो, चाहे फारसी इतिहास हो, ये पूरा राजवंशीय इतिहास है। इसमें आम जनता के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। ये सिर्फ दरबार के बारे में, अमीर लोगों के बारे में, राजा के बच्चों के बारे में, उसने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी हैं, सिर्फ उनकी प्रशंसा में पूरा इतिहास कह सकते हो कि पूरा भरा पड़ा है। और इसका कारण क्या था? क्योंकि ये सब सारे दरबारी इतिहासकार थे, राजा महाराजा को, बल्कि ये किताबें जो लिखते थे वो भी अपनी राजाओं को, शासकों को समर्पित करते थे। ठीक है, इस वजह से रहा। अगर आप देखोगे 10वीं शताब्दी में अरबी इतिहास परंपरा प्रमुख रही। फिरदौसी ने पुनर्जागरण धीरे धीरे इतिहास शुरू किया। देखो पहले इस्लाम में अरबी भाषा का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा, लेकिन अरबी भाषा पर धीरे धीरे फारसी भाषा का प्रभाव पड़ा। और फारसी भाषा जो रही, एक प्रकार से कह सकते हो कि अरबी भाषा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और उस पर एक प्रकार से फारसी भाषा का प्रभाव पड़ता चला गया। और आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में या मुगल काल में देखेंगे तो पूरा जो लोग वहां पर आम यानी जो अगर आप देखेंगे जो फारसी भाषा है आम लोगों की भाषा बनी है, आम जनमानस की भाषा बनी, यानी धीरे धीरे अरबी पर फारसी भाषा का प्रभाव भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके एग्जाम में आ भी सकता है। अगला देखिएगा राजनीतिक वृत्तांत दिल्ली सल्तनत। देखो हम लोग अगर दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करें तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जो भी जानकारियां हैं वो हमें कई सारी इतिहासकारों से मिलती हैं। दिल्ली सल्तनत की राजनीति के बारे में, दिल्ली सल्तनत में धार्मिक स्थिति के बारे में, दिल्ली सल्तनत में समाज कैसा है, राजा की स्थिति कैसे है, यहाँ के सुल्तान जो है किस प्रकार से उन्होंने खलीफाओं से अपने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की, इन सभी के बारे में अगर आप देखेंगे
तो दिल्ली सल्तनत के इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा। उसका राजनीतिक वृत्तांत लिखा। जैसे पहला इतिहासकार है हसन निजामी। देखिएगा, हसन निजामी की रचना, हसन निजामी ने किताब लिखी है ताज उल मासीर। क्या लिखा, किताब लिखा है, हसन निजामी की रचना है ताज उल मासीर। मासीर का पहला ऐसा आधिकारिक इतिहास है जो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमको बताता है। और हसन निजामी ने जो किताब लिखी है, यह दिल्ली सल्तनत में 1151 से लेकर के 1152 और 1229 तक का इतिहास बताती है। फतहनामा की रचना करने में उनकी दक्षता थी और उन्होंने बर्नी यानी दक्षता में बर्नी की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। बर्नी विशेष रूप से लखनईती फतहनामे के कायल है, जिनके बारे में यकीन है। यह दरबारियों का प्रारूप है। हाँ, हसन पर अरबी परंपरा का गहरा प्रभाव है, यानी हसन निजामी जो है अरबी परंपरा यानी अरबी भाषा में लिखते हैं। और हसन निजामी एक किताब लिखे जिसका नाम है ताज उल मासिर। और ताज उल मासिर में कह सकते हो कि ऐसा पहला किताब है जो हम लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में बताता है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में जो पहली जानकारी हमको मिलती है वो हसन निजामी की किताब से मिलती है। हसन निजामी जो है, हसन का जो वृत्तांत है, जो वर्णन है, वो एक प्रकार से अलंकारित भाषा में लिखा है। यहाँ तक कि अमीर खुसरो अबुल फजल उनकी अलंकारिक भाषा का यानी जो हसन निजामी है उसने बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ लिखा है। हसन एक विद्वान परिवार से था। अगर मैं हसन की बात करूं, हसन निजामी जो है बड़े पढ़े लिखे परिवार से आते थे। निसापुर के मूल निवासी उनके पिता निजामी समरकंदी के एक महान विद्वान और ईरान के प्रसिद्ध हस्ती उमर ख्वाजा के दोस्त थे। हसन खुद अपनी विद्वता पर सचेत थे। इस बात की हताशा थी उनकी विद्वता को मान्यता नहीं दी गई। उनकी रचना में देखी जा सकती है। मोहम्मद अल कूफी ने उनके आध्यात्मिक गुरु थे, यानी हसन निजामी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है, मोहम्मद अल कूफी। उनके सुझाव पर वह निसापुर के गजना वहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वह समय था जब ऐबक ने शिहाबुद्दीन गौरी और मुइद्दीन मोहम्मद बिन समा की उपलब्धियों की कलमबंद किया। अपने मित्र के आग्रह पर उन्होंने अपनी रचना का फैसला किया। हालांकि देखो, हसन निजामी जब भारत आए हैं तो उस समय भारत पर शासन कौन कर रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला जो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला शासक कौन बना, सुल्तान कौन बना था, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में सबसे पहली जानकारी कौन देता है, हसन निजामी। उन्होंने स्वयं को अपनी मातृभाषा से दूर महसूस किया। लाहौर गजना के नजदीक था। इसके विपरीत परिस्थितियों में गजना का संरक्षण की आशा कर सकता था। इसके विपरीत दिल्ली में गजना से बहुत दूर थी और उनकी जड़ें भारतीय परंपरा में गहराई थी। इन सबका हसन के लेखन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका वृत्तांत देखो, हसन निजामी जो है दिल्ली सल्तनत में 1151 से लेकर के 1217 तक उन्होंने इतिहास को लिखा है, परंतु इल्तुतमिश की रचना का केंद्र बिंदु नहीं है। इल्तुतमिश के बारे में उसने नहीं लिखा है। इल्तुतमिश के प्रशासन की उपलब्धियों के बारे में, यहाँ तक कि इक्ता का भी रचना शायद का कोई यानी देखो, हसन निजामी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में उसने लिखा है और कह सकते हैं कि 1217 तक उसने दिल्ली सल्तनत के इतिहास को लिखा है। उसका वर्णन काफी हद तक ऐबक के सैन्य उपलब्धि। देखो, हसन निजामी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कैसा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रशासन कैसा है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला जो सुल्तान है उसकी सैन्य उपलब्धियों के बारे में उसने लिखा है। किसने लिखा है, हसन निजामी। ठीक है, इल्तुतमिश की उपलब्धियों को उसने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। चंगेज खां के सिंधु पर आगमन और भारतीय राजनीति का प्रभाव का कोई जिक्र नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि बख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल विजय न ही तिब्बत के खिलाफ कोई सैन्य अभियान पर हसन दर्ज करते हैं। यानी हसन निजामी जो लिखा है वो सिर्फ दिल्ली सल्तनत के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में उसने बिल्कुल नहीं लिखा है। यानी दिल्ली सल्तनत जो शुरुआती इतिहास है उसको किसने लिखा है, हसन निजामी लिखा है। हसन निजामी इतिहासकार है जो जान। अगला है मिनहाज। मिनहाज देखो, मिनहाज जो है उसने किताब लिखी है तबाकात ए नासिरी। ऐसी किताब है जो राजवंशी इतिहास है।
मिनहाज इसे सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित। देखो मिनहाज ने किसके बारे में लिखा है? नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में लिखा है। जो दिल्ली सल्तनत का इतिहासकार है मिनहाज, उसने किसके बारे में लिखा है जी? नसरुद्दीन महमूद के बारे में लिखा है। नसरुद्दीन महमूद क्या है? दिल्ली सल्तनत का एक इतिहास शासक है, बादशाह है, ठीक है। इसको तबकात शैली में लिखा है। तबकात का अर्थ है परत, यानी पीढ़ी, वर्ग, जाति, राजनीतिक व्यवस्था को उपयोग किया है। मिनहाज ने इसका उपयोग राजवंश और व्यक्ति को समझाने के लिए किया है। इस पुस्तक में तबकात को विभाजित किया, प्रत्येक तबकात के आगे उपाध्याय हैं। मिनहाज के परिवार में धार्मिक विद्वता और धर्म निष्ठा उच्च थी। उसने 12 दात के खलीफा से संबंध थे। मिनहाज के पिता अगर बात करें तो खलीफा के दरबार में रहते थे, हालांकि लुटेरों ने उनकी हत्या कर दी थी रास्ते में। किसके भैया? मिनहाज के पिता की। उनके पूर्वज गौर और गजना के शासक परिवार से घनिष्ठ वैवाहिक संबंध थे। मिनहाज के परदादा अब्दुल ख्वाजा एक प्रकार से उनके दामाद थे। उन्होंने पिता गौरी की सेना में काजी थे, यानी मिनहाज का जो फादर है वो मोहम्मद की गोरी की सेना में क्या थे? काजी थी। और जो मिनहाज है इसने कह सकते कि एक प्रकार से नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में लिखा है। और नसरुद्दीन मोहम्मद का शासन काल कैसा है? नसरुद्दीन के बारे में लिखा है। और एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत के बारे में इसने काफी कुछ वर्णन किया है। ये बलबन के बारे में भी जिक्र करता है। दिल्ली सल्तनत इतिहासकार बलबन के बारे में लिखता है। इल्तुतमिश के बारे में इसने लिखा है। और खास तौर से कह सकते इल्तुतमिश हो, बलबन हो, या इन्होंने इन सब के बारे में काफी विस्तार से किसने लिखा है? अगर हम बात करें इनकी बात करते हैं, ठीक है, मिनहाज की, तो मिनहाज इंपॉर्टेंट है। अगला इतिहासकार है अमीर खुसरो। आधुनिक इतिहासकार अक्सर तर्क देते हैं कि अमीर खुसरो एक इतिहासकार की श्रेणी में जा सकता है। अमीर खुसरो एक थोड़ा लेखक टाइप के हैं, कवि टाइप के व्यक्ति थे। तो क्या हम अमीर खुसरो को इतिहासकार मान सकते हैं? मोहम्मद हबीब ने 1927 में लिखे हुए इतिहास के स्रोत के रूप में खुसरो को 5 काव्य रचनाएं प्रकाश डाला है। यह तर्क देता कि खुसरो एक प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की जानकारी देता। अमीर खुसरो ने किसके बारे में बताया है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। उनकी दलील है अलाउद्दीन के दक्कन अभियान के बारे में विवरण किसने दिया? अमीर खुसरो ने दिया है। हालांकि पीटर हेडी के अनुसार अमीर खुसरो अतीत का सार देने का प्रयास नहीं करते हैं। अतीत के बारे में उनका वर्णन विषय वस्तु को लेकर के है। अगर हम अमीर खुसरो की बात करें, अमीर खुसरो एक कवि इतिहासकार है। अमीर खुसरो क्या थे? कवि थे, कविता उविता लिखते थे, कवि इतिहासकार हैं। उनकी जो शैली है शब्द बहुल है और काव्यात्मक है। अक्सर उनके लेखन में कालक्रम का अभाव है। अमीर खुसरो एक लेखक थे। उन्होंने विशाल परिणाम का काव्यात्मक साहित्य लिखा है, जिसमें उन्होंने खासम अनूठी कृति है। अपनी युवावस्था में बर्नी को उनसे मिलने का सौभाग्य है। वह प्रशंसा करते कि उनकी रचनाएं इतनी बड़ी संख्या में है कि उनका स्वयं का एक पुस्तकालय बन जाए। देखो अमीर खुसरो कहते हैं कि बर्नी इतना बड़ा इतिहासकार है कि उसने इतनी किताबें लिख रखी हैं जी कि उसका एक पुस्तकालय यानी एक प्रकार की पुस्तकालय बनाया जा सकता है। और जिनकी हम अमीर खुसरो की बात करें, अमीर खुसरो ने किसके बारे में लिखा है? अगर आप देखेंगे तो अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, किसके बारे में जी? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो सारी जानकारियां हम लोगों को मिलती हैं, कौन देता है? ये देते हैं जी एक प्रकार से कह सकते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी काफी इंपॉर्टेंट इतिहासकार है, जिसने दिल्ली सल्तनत के बारे में कई सारी जानकारी देता। अगला दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा इतिहासकार जिसका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी से बड़ा कोई इतिहासकार दिल्ली सल्तनत, यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जो बर्नी से ज्यादा जानकारी दे। जियाउद्दीन बर्नी एक सफल लेखक है। उनकी रचना पर गहन विद्वता दर्शाती है। उनकी रचना है तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। बर्नी ने कौन कौन सी किताब लिखी? किताब का नाम याद रखना क्या है? तारीख फिरोज शाही। बुक का नाम याद होना चाहिए। बुक का नाम जब पेपर में लिखना तो ब्लैक पेन से लिखा करो, क्योंकि बुक का नाम अगर बच्चे ने लिख दिया तो टीचर को भैया पता चल जाता है कि लड़के को बहुत सारी चीजें, चाहे तुमने 2 रातें ही क्यों ना पढ़ी हो। तो तारीख ही फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी किताब किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने लिखी है जी? बर्नी ने लिख रखी है, ठीक है। बर्नी का बाजार मूल्य संबंधी विवरण देखो बर्नी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में बताता है। बर्नी अलाउद्दीन खिलजी पर कई सारी चीजें बताता है। सीरी के दीवार का किला, जामा मस्जिद, कई सारे कस्बे, हाज खौस बनवाने के बारे में बताता है। ये सब खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सजा के मामले में
शरिया की उपेक्षा दिखाने की बताता है। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत की प्रगति की प्रशंसा करता है, विशेष रूप से दिल्ली के बाज़ारों के बारे में। यानी अगर आप देखेंगे तो जो बर्नी है, वो बताता दिल्ली के बाज़ार कैसे हैं, दिल्ली के मार्केट कैसे हैं। बर्नी कह सकते हैं कि मोहम्मद तुगलक के बारे में भी लिखता है। मोहम्मद तुगलक के शासन के बारे में जो जानकारी देता है, वह हमको बर्नी देता है। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व को समझने के लिए उनकी नीति की विफलता बताता। वो कहता कि मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, उनकी नीतियाँ खराब थी और इसीलिए कह सकते हैं उन्होंने जो भी काम किया, उनको उसमें उसको सफलता नहीं मिली। ठीक है? एक बता दूँ, बर्नी जो है, ये उच्च निम्न लोगों की घोर आलोचना करता है। कहता कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको ही नौकरी मिलनी चाहिए। बर्नी एक थोड़ा-सा एक प्रकार से पिछड़ी मानसिकता का आदमी, क्या जी? थोड़ी पिछड़ी सोच है। ये कहता कि जो ऊँची जाति के लोग हैं, उनको ही नौकरी देने जानी चाहिए, वही राजा बन सकते हैं, वही सारे कामों कर जो निचली जाति के लोग हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, उनके प्रति इसकी गलत मानसिकता कहता है उनको सिर्फ काम करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो बर्नी जो है एक प्रकार से कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में काफ़ी चीज़ें बताता है। इम्पोर्टेंट इतिहासकार है बर्नी, अगर मैं बताऊँ। उसके बाद है इसामी। इसामी की फुतुह किताब इसने लिख रखी है। इसामी जो है अकबरनामा के काव्यात्मक रूप को कलमबंद करना चाहते थे, लेकिन योजना पूरी नहीं हुई। अगर बदायूनी वर्णन करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसामी ने काफ़ी बताया है। अगर इसामी की रचना के परिप्रेक्ष्य में देखने से उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानना और समकालीन घटनाक्रम को जानना आवश्यक है। इसामी प्रशासकों के बारे में परिवार से थे। उन्होंने सुल्तानों की शुरुआती सेवाएँ दी हैं। उनके पूर्वज इसामी बगदाद के मुल्तान में से आए थे, दिल्ली आए थे, जहाँ इल्तुतमिश के व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने स्वागत किया, उन्हें अपना वज़ीर बनाया। यानी जो इसामी है, ये किसके बारे में लिखता है? इल्तुतमिश के बारे में। किसके बारे में जी? इल्तुतमिश के बारे में। दिल्ली सल्तनत का एक इतिहासकार जिसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में जानकारी कौन देता है? इसामी देते हैं। और इसामी एक प्रकार से बताते हैं कि बलबन के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, ये सारी जो जानकारी कौन देता है? इसामी देता है। इसामी ने शाहनामा का साहित्यिक परंपरा लिखना चाहते थे। उनका वृत्तांत गजना के सुल्तान मोहम्मद से शुरू होकर के 1350 जो कि 3 यानी 350 वर्षों का इतिहास लिखा है। जो बहमानी के वंश के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित है। उसके लिए उसने महमूद आदर्श सुल्तान था, उसके वर्णन की शुरुआत उसने की है। उनके उत्तर अनुसार वह मोहम्मद महमूद के आक्रमण का इसामी सल्तनत की नींव रखता है। ठीक उसी प्रकार अलाउद्दीन बहमन शाह का देखो अगर इसामी की बात करें तो इसामी जो हैं अलाउद्दीन बहमन शाह के बारे में लिखता है। और बहमन शाह कौन है? बहमन शाह के बारे में इसने लिखा। किसने लिखा है जी? इसामी ने लिखा है। तो इसामी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है अफ़ीफ। अफ़ीफ दिल्ली के अभिजात वर्ग का से संबंधित था यानी जो अमीर वर्ग था उससे आता था। उनके दादा की बात करें तो खास तौर से दीनापुर के गाजी मलिक थे, की सेवा करते थे। अफ़ीफ के पिता सिराज और फिरोज तुगलक के पालक भाई कहा जाता है। गाजी मलिक के साथ सिहाब भी दिल्ली आ गए और वहाँ का उनका भाग्य का सितारा बुलंद हुआ। अफ़ीफ बताते कि उनके पिता अ, ड्यूटी यानी रात की ड्यूटी के गुलामों की रजिस्ट्री में संरक्षक थे। पद के तौर पर दीवाने विजारत में काम करते थे। यानी अफ़ीफ के पिता जो है दिल्ली सल्तनत में दीवाने विजारत में काम करते थे। अफ़ीफ के पास कई आधिकारिक पद होने से उनका उल्लेख नहीं मिलता है। हालाँकि अफ़ीफ अक्सर अपने पिता के साथ कई कामों का करते थे। अफ़ीफ अफ़ीफ जो हैं इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है तारीख फिरोज़ शाही। फिरोज़ शाह तुगलक के शासन काल के बारे में बताता है, जो कि 14वीं शताब्दी का वृत्तांत है। यानी अफ़ीफ जो है उन्होंने जो किताब लिखी किसके बारे में लिखा है? फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में। और फिरोज़ शाह तुगलक के शासन काल के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हमको कौन देता है? अफ़ीफ देता है। और अफ़ीफ भी जो है दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण इतिहासकार है, जिसने कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत को स्वर्ण काल के रूप में प्रवेश किया है। अफ़ीफ का उद्देश्य है कि सल्तनत काल स्वर्ण युग है। भई बहुत अच्छी थी, सूझबूझ की दैवीय परंपरा बताते हैं। अफ़ीफ कह सकते हैं कि यहाँ दिल्ली सल्तनत के इतिहास का ऐसा इतिहासकार है, जो सुल्तानों को एक प्रकार से कहता है कि उनके शासनकाल बहुत बढ़िया है। किसका? ये कौन बताता है जी? अफ़ीफ बताता है। काफ़ी प्रशंसा करता है और अगला है सरहिंदी। देखो
अगर हम सरहिंदी की बात करें तो ये भी एक प्रकार के कवि थे, पोएट थे, लेकिन इन्होंने बदायूनी और फरिश्ता के बारे में खूब लिखा है। सरहिंदी ने किताब लिखी है तारीख़-ए-मुबारक शाही और इन्होंने सैयद शासक महमूद शाह के राज्यारोहण के बारे में बताता है। तुगलक शासन काल से पूर्व उनका वृत्तांत बहुत संक्षिप्त है, शॉर्ट में लिखा है और ये भी राजवंशी इतिहास लिखता है। अगर बात करूँ सरहिंदी जो है, इन्होंने राजवंशी इतिहास लिखा है। अनिवार्य रूप से इसामी की तरह ये भी लिखते हैं और जो सरहिंदी उन्होंने पैगंबर के बारे में, खलीफा के बारे में, इनके बारे में उन्होंने खूब सारा लिखा है। और मोहम्मद तुगलक की परियोजना का काफ़ी बारे में बताते हैं और दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी उन्होंने अपने चीज़ों को बताया है। जैसे दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक की दमनकारी नीतियाँ कैसे हैं, वो पूरन कैसे करता है, लोगों पर जुल्म कैसे करता है, ठीक है? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कैसे चली गई, भूमि कर में वृद्धि क्यों की गई थी, मंगोलों ने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया, इन सब के बारे में सरहिंदी ने अपने इतिहास में लिखा है। तो ये जब पूछेगा दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक वृत्तांत, तो आपको सारे इतिहासकारों का नाम लिखना पड़ेगा और किसने कौन-सी किताब लिखी है और कौन किस दिल्ली सल्तनत के बारे में कौन-सा इतिहासकार क्या बताता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़ के जाना क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 रहेगा। देखिएगा इसमें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बीच-बीच से मैं चैप्टर करवाऊँगा। जो ईज़ी चैप्टर हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, हम लोग उन सारे चैप्टर को पढ़ेंगे। पूरी किताब को पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा, इसलिए ध्यान से देखना, मैं बीच-बीच से चैप्टर करवाऊँगा जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। जैसे इसमें खालिसा क्या होता है? खालिसा एक प्रकार की होती भाई मेरे जो सरकारी भूमि होती थी। आप दिल्ली सल्तनत में जो सरकारी भूमि होती थी, जो सुल्तान की भूमि होती थी, उसी को यहाँ पर खालिसा भूमि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वही सरकारी भूमि को खालिसा भूमि बोला जाता है। और इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना दिल्ली सल्तनत सुल्तानों के अधीन भू राजस्व और उसकी वसूली। भू राजस्व मतलब समझते हो कि जो लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, किसान जो खेती करता था, तो खेती पर कितना राजस्व लिया जाएगा, यानी कितना टैक्स दिया जाएगा। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी की कृषि नीति है और मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि नीति है। ये कृषि नीति कैसी थी? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली काफी इंपॉर्टेंट है और दिल्ली सुल्तानों का राजस्व प्रशासन कैसा है? मुद्रा प्रणाली। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर हम इन चैप्टरों के तो भाई खालसा भूमि सबसे पहले खालसा भूमि वह भूमि होती है जो सुल्तान की भूमि होती है और इस पर जितनी खेती होती थी, इस पर किसान जो खेती करता था, इसका जो भी आता था वो सारा सरकारी राज खजाने में जमा करवा दिया जाता था। जो खालसा भूमि है वो दिल्ली के आसपास दुआब का जो क्षेत्र होता था वो पूरा इलाका खालसा भूमि में आता था। अगला दिल्ली सुल्तानों के अधीन भू राजस्व और उसकी वसूली। देखिएगा 13वीं शताब्दी के दौरान खराज के रूप में भेंट लिया गया। देखो किसानों से जो राजस्व लिया जाता था वो खराज के रूप में लिया जाता था। खराज यानी एक प्रकार की पहले भेंट। पहले जो किसान खेती करते थे एक प्रकार से राजा को टैक्स देते हैं, जो भू राजस्व दिया जाता था। तो पहले वो खराज के रूप में लिया जाता था। इसका भुगतान एक मुश्त में किया जाता है। देखो, जो भू राजस्व होता था एक ही बार में आपको पूरा टैक्स देना है, ऐसा नहीं थोड़ा-थोड़ा करके देना है। एक ही बार में पूरा देना पड़ता था। सुल्तान शासक वर्ग ने एक समझौता कर लिया। दूसरी ओर सुल्तान की आज्ञा न मानने वाले जहां ऐसे समझौते संभव नहीं थे, लूट-मार, लड़ाई व से वसूली की जाती थी। यह राजस्व संभवतः मवेशी और दासों के रूप में किया जाता था। देखो, जो लोग राजस्व दे देते थे, उनके लिए ठीक है। कई बार लोग भू राजस्व नहीं देते थे, तो वहां पर लूट-मार और लड़ाइयों के द्वारा भू राजस्व की वसूली की जाती थी। दिल्ली सल्तनत के ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, कई सारे संकेत मिलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कब से शासन किया है? 1296 से लेकर के 1316 तक। शासन काल के पूर्व खराज का निर्धारण, वसूली व्यवस्था करने का कोई देखो, अलाउद्दीन खिलजी से पहले भू राजस्व कैसे लिया जाएगा, इसका लेने का कोई तरीका नहीं था, कोई तौर तरीका नहीं था। देखो अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना, अलाउद्दीन खिलजी बड़ा महत्वाकांक्षा व्यक्ति है। वो तो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत बड़ी सेना रखता है और भाई बहुत बड़ी सेना रखता जो व्यक्ति रखता था, लगभग बताया जाता है लगभग उस समय उसकी 5 लाख की सेना है, 5 से 6 लाख की सेना रखता है।
और भाई मेरे जब 5 से 6 लाख की आप सेना लड़ रहे हो और लगातार आप युद्ध लड़ रहे हो, तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा? वो भू राजस्व से आएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या किया? पहले पूरी जमीन की पैमाइश करवाई, यानी नाप करवाई। पहले भैया पूरी जमीन को नापा गया, और जमीन की नाप के बाद तब उसने बताया किसको कितना भू राजस्व देना है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो कृषि नीति बड़ी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला सुल्तान है जो भू राजस्व की मांग को बढ़ा करके आमदनी को बढ़ाना चाहता था। देखो, राज्य को ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा राजस्व मिले, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि भू यानी पैदावार बढ़े, और पैदावार बढ़ाने के लिए उसने क्या किया? बिचौलियों को समाप्त कर दिया, और यानी राज्य ज्यादा मुनाफा कमा सके। पहले जो बिचौलिया होता था, उस बिचौलियों को खत्म किया गया, राज्य में अनाज की मांग के रूप में निर्धारण की गई। अब देखो, अब जो भू राजस्व लिया जाता था, अनाज के बदले लिया जाता था। जैसे मान लो, या तो देखो कई जगह पर पैसे के रूप में लिया जाता था जो भू राजस्व होता था, और कई जगह पर अनाज के रूप में लिया जाता था। बर्नी कहता है कि राजस्व संग्रहकर्ता को राजस्व की वसूली इतनी कड़ाई से करने का आदेश दिए जाते थे कि किसान अपनी खेत को यानी उपज को खेत में ही छोड़ करके बेच देते थे। देखो, भू राजस्व जो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में किसानों से जो टैक्स था, इतना कड़ाई से लिया जाता था कि किसान को अपनी फसल को खेत में ही बेच करके भू राजस्व देना पड़ता था। बर्नी कहता कि अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब के क्षेत्र में खालसा में शामिल करके वहां से सैनिकों को नगद वेतन देने के खर्च में किया। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है, इतनी बड़ी सेना रखता है, उस सेना के पालन पोषण के लिए कई बार अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व के रूप में अनाज भी लेते हैं और पैसे भी लेते थे, और भू राजस्व इतनी कड़ाई से वसूल किया जाता था कि किसान को अपने फसल को अपने खेत में ही छोड़ने यानी बेचने को मजबूर होना पड़ा। अरे भाई, किसान अपनी फसल को बेचेगा तभी तो भू राजस्व देगा, भाई तभी तो दे पाएगा ना, कैसे दे पाएगा? और अलाउद्दीन खिलजी ने पहले पूरी जमीन की पैमाइश करवाई, पैमाइश यानी नाप करवाई, उसके बाद उसने बताया कि भाई कितना किसको भू राजस्व देना पड़ेगा। साथ ही इस लेखक एक विरोधाभासी कथन मिलता है कि सुल्तान ने किसानों को नगद के स्थान पर अनाज के रूप में अदा करने के आदेश दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों को आदेश दिया कि जो दिल्ली के आसपास के किसान हैं, क्या जो दिल्ली के आसपास के किसान हैं, वो भू राजस्व को अनाज के रूप में देंगे। पैसा नहीं देना, आपको अनाज देना है, आधा अनाज देना है और आधा नगद देना है। तो सामान्य तौर पर जो भू राजस्व की वसूली की जाती थी, वो नगद के रूप में की जाती थी, लेकिन दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर जो भू राजस्व है वह अनाज के रूप में भी होता था, अनाज के रूप में और नगद दोनों रूप में होता था। 50% नगद दे दो भू राजस्व का, और 50% भैया नगद दे दो, इस प्रकार से चलता था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई जो प्रणाली थी, वो गयासीउद्दीन तुगलक के शासन काल में भी जारी रही। अलाउद्दीन खिलजी जो था, वो एक अगर मैं बताऊं तो बताया जाता कि अलाउद्दीन खिलजी कम से कम 50% से ज्यादा 66% भू राजस्व वसूली की जाती थी। और अलाउद्दीन खिलजी किसानों से पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा भू राजस्व लेता था। कौन लेता था? अलाउद्दीन खिलजी लेता था, क्योंकि ये राजा शासन को मजबूत करना चाहता था। अरे एक प्रकार से इसमें सिकंदर बनने की प्रेरणा है। तो भाई सेना को मजबूत रखना चाहिए, और राज्य को मजबूत कब रखोगे? जब भू राजस्व आएगा। तो भू राजस्व बहुत ज्यादा लेता था, इसलिए कई बार जो किसान होते थे, वो अपना खेत छोड़ करके भाग जाते थे। ये सिर्फ भू राजस्व नहीं, बल्कि जैसे दुधारू पशुओं पर पैसे लेता था, घरी कर लेता जो हाउस टैक्स के रूप में वसूल करता था, जहां पर किसान अपने पशुओं को चराते थे, वहां से उनसे चराई कर लेता था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, वो किसानों से सिर्फ भू राजस्व ही नहीं, अन्य प्रकार के करों की भी वसूली अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में होती रही। अब अगला, मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि नीति। देखो, प्रारंभ में मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व प्रणाली को अपनाया। खास तौर से गुजरात का इलाका हो, मालवा का इलाका हो, दक्कन का और दक्षिण भारत और बंगाल में लागू किया। बाद में कृषि की दर में वृद्धि कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इतना ज्यादा यानी भू राजस्व को बढ़ा दिया कि भाई कि 10 गुना तक इसने बढ़ा दिया भू राजस्व। और इस स्थिति में कि किसान जो हैं खेत छोड़ करके भाग गए। और मोहम्मद बिन तुगलक ने सिर्फ भू राजस्व ही नहीं, बल्कि इन्होंने दूसरे कर भी लगा दिए, जैसे खराज के रूप में
जो पशुओं को चराते थे चराई कर, घरों पर घरी कर। अरे इसने घरों की गिनती करवा ली। किसने करवा ली? इसी ने करवा ली जी। घरों की गिनती करवा के उस पे हाउस टैक्स लगवा दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। जो दुधारू पशु होते थे, जो दूध देता था, उस पर टैक्स लगा दिया। मवेशियों पर टैक्स लगा दिया। बल्कि जो पशु होते थे इनकी गिनती करवाई, पशुओं को दागा गया, घरों की गिनती करवाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा राजस्व की वसूली की जा सके। और इस वजह से क्या हुआ कि किसान बदहाल हो गए, किसान खेत छोड़ करके भाग गए। और कह सकते हो कि इसी समय कह सकते हो किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई और दिल्ली में एक बड़ा किसान आंदोलन हम लोगों को देखने को मिलेगा मिलेगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने इन समस्याओं से जूझते हुए कृषि को बढ़ाने का प्रयास। देखो अगर आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक प्रकार से क्या करता है कि इसने जब इसने इतने ज्यादा राजस्व की वसूली की, किसान तो बदहाल हो गया, किसान तो बर्बाद हो गया। इसके बाद इसने क्या की, इसने कृषि विभाग की स्थापना की। और जिसको हम कृषि विभाग की स्थापना की जाती है, किसानों को लोन देने यानी टैक्स देने की परंपरा शुरुआत की गई। और इसलिए जो किसानों को जो ऋण मिलता था उसको सोनधर नामक कृषि ऋण की शुरुआत की गई। और कृषि ऋण इसलिए दिया गया क्योंकि किसानों की हालत बहुत खराब थी, वो खेती कर नहीं पाते थे। और कृषि को बढ़ाने के लिए कह सकते हो कि यहाँ पर दीवाने को ही, क्या नाम है इसका जी, दीवाने को ही मतलब क्या है, कृषि विभाग की स्थापना की गई ताकि कृषि को बढ़ाया जा सके और एक प्रकार से अनाज उत्पादन बढ़ाया जा सके। तो कह सकते कि सुल्तान ने कृषि में सुधार के लिए कई सारे नियम लगाए और इन्होंने किसानों को ऋण देना शुरू किया और एक प्रकार से ताकि बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में भी इसने इस नीति को त्याग दिया और यह उपकर को भी इसने समाप्त कर दिया। घरी कर और चराई कर वसूल करने पर कह सकते हैं किसने मना कर दिया, फिरोज शाह तुगलक ने। तो दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जो शासक हैं वो अलग प्रकार से भू राजस्व लेते थे। अलाउद्दीन खिलजी तो सबसे ज्यादा लेता था, उसने खेतों की नापाई करवा ली, किसानों से बहुत ज्यादा 66% भू राजस्व लिया जाता था। कहने का मतलब अगर किसान भैया मेरे खेत से अगर 100 रुपया कमाया है तो 66 रुपया राजा को देना पड़ेगा, भू राजस्व देना पड़ेगा। इतना कड़ाई से लागू करता था, बहुत कड़ाई से लागू करता था, खास तौर से भू राजस्व। और इतना कड़ाई से भू राजस्व लिया जाता था कि किसान अपनी खेत को यानी अपनी फसल को खेत में ही बेचने को मजबूर हो गए थे। अब इसकी एक है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली। अब इसको मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ, सुनो। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 5 से 6 लाख सेना रखी है। और अलाउद्दीन खिलजी जो सेना रखता है, भाई सेना को हर महीना वेतन देना पड़ेगा। तो हर महीने जब सेना को वेतन देना पड़ेगा तो भाई इतना तो पैसा है नहीं कि सेना को हर महीने वेतन देना पड़े। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के लिए एक ऐसी बाजार खुलवा दिया था, एक ऐसा बाजार बनवा दिया जहां पर ना तो रेट घटता है ना तो बढ़ता है। बाजार नियंत्रण का मतलब होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा बाजार बनवाया जहां पर ना तो मूल्य बढ़ते थे ना तो रेट घटते थे, यानी फिक्स होता था। क्या होता था जी, बिल्कुल फिक्स कर दिया था कितना लिया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए कि आलू 10 रुपया किलो है, तो आलू 10 रुपया किलो ही बिक रही है। वो ना 9 में बिकेगी ना तो 12-11 में बिकेगी, वो 10 रुपए में ही बिकेगी। इस प्रकार से यानी अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसे आज हम लोग जो लोग सेना में काम करते हैं उनके लिए जैसे कैंटीन नहीं होती है, कैंटीन में उनको सस्ता सामान मिलता है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने खास तौर से सेना के लिए एक ऐसे बाजार की स्थापना की जहां पर सेना को कम रेट में उचित रेट में सामान मिलता था। और बाजार नियंत्रण को यानी उसने मार्केट को ऐसे कंट्रोल किया कि मार्केट में ना तो दाम घटता था ना तो बढ़ता था। अगर कोई आदमी, जैसे मान लीजिए कि मैं बाजार में गया और मान लो भैया कि मुझे 2 किलो चीनी लेनी है, और दुकानदार ने अगर गलती से कोई चालाकी करके अगर मुझे 2 किलो चीनी के बदले अगर उसने मुझे चीनी कम दे दी, मान लो 50 ग्राम कम दे दी, 10 ग्राम कम दे दी, 20 ग्राम कम दे दी, अगर मैं राजा के यहाँ शिकायत कर दूंगा ना, तो अगर देखो, अगर दुकानदार किसी सेना यानी किसी आदमी को अगर कोई सामान खरीद रहा है, अगर उसमें उसने कम तौल दिया तो उसके शरीर में से उतना मांस निकाल लिया जाएगा। इस प्रकार की नीति चलाता था। इसलिए बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है बहुत बहुत यानी जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा तब तक इस बाजार नियंत्रण में रेट फिक्स रहा,
ना मार्केट, ना पैसा बढ़ता था ना घटता था। यानी जैसे आलू 10 रुपए में 10 रुपए में ही बिकेगी, अगर चीनी 20 रुपए किलो बिक रही तो 20 में ही बिकेगी, ना तो 21 में बिकेगी ना तो 19 में बिकेगी। अगर कोई दुकानदार अगर किसी को कम तौल रहा है, उसके शरीर में से उतना मांस निकाल लिया जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी बाजार को इसलिए कंट्रोल कर रहा था ताकि जो सेना के लोग हैं उनको कम से कम रेट में खाने पीने की चीजें मिल सके। और जब सेना के लोगों को खाने की कम से कम खाने पीने की चीजें आसानी से मिल जाएंगी तो सैनिकों का वेतन नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो इस कारण से कह सकते कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसे बाजार बनवाया जहां पर ना तो रेट घटते थे ना तो बढ़ते थे एक प्रकार से। और इसके लिए इसने पूरी तरह से नीति बनवा रखी थी। देखो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में गेहूं 7 रुपया, मोहम्मद तुगलक के शासन काल में गेहूं 12 रुपया, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में गेहूं 8 रुपया, जो था अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में 4 रुपया, धान 5 रुपया, दालें 5, मोठ 3, शक्कर सफेद 100, शक्कर यानी खांड 60 में, और भेड़ के गोश्त 10 से 12 में, और घी कितना मिलता 16। और यहाँ पर इस प्रकार से मिलता था, यानी रेट जो था बिल्कुल फिक्स रहता था। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बाजार को बहुत कंट्रोल करता था। उसने कई सारे अधिकारी नियुक्त किए थे ताकि मार्केट में रेट बना रहे। और इसीलिए खास तौर से उसने दिल्ली के आसपास के इलाकों में बोला था कि भू राजस्व के बदले वहां से अनाज की वसूली की जाएगी ताकि अनाज वहां पर पहुंचता रहे और बाजार में जो सेना के लोग हैं उनको उचित मात्रा में कम रेट में चीजें मिलती रहें। यही अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री में पूछा भी जाता कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या, उसने मार्केट को भाई मेरे ऐसे कंट्रोल किया है। अब दिल्ली सल्तनत का राजस्व प्रशासन क्या है भाई, राजस्व प्रशासन क्या है, तो यहाँ पर खास तौर से अगर आप देखेंगे तो राजस्व जो है, राजस्व को वसूल करने के लिए कई सारे अधिकारी को नियुक्त किया गया है। क्या है, अगर राजस्व की बात हो तो जो राजस्व भू राजस्व जो है उसको वसूल करने के लिए कई सारे अधिकारी होते थे। एक तो जिसे भू राजस्व लिया जाता था, घरों पर घरी कर लिया जाता था, जहां पर लोग पशु चराते थे वहां पर चराई कर लिया जाता था, दुधारू पशुओं पर भी टैक्स लगता था, जो मंडियां होती थी यहाँ से भी यानी वसूली की जाती थी, जो रास्ते होते जो व्यापारी आते जाते थे वहां से भी उनसे चुंगी ली जाती थी। तो इस प्रकार से भू राजस्व की क्या यानी जो राजस्व है उसकी काफी वसूली की जाती है अगर हम लोग बात करें। ठीक है, अगला देखिएगा, इसमें मुद्रा प्रणाली काफी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्या रहेगा, दिल्ली सल्तनत की सुल्तानों की मुद्रा प्रणाली। मुद्रा यानी सिक्के। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिक्कों की बात करें तो यहाँ पर सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का और यहाँ पर तनका चलता था। क्या चलता था जी, तनका। तनका एक प्रकार का सिक्का है, जैसे सोने के सिक्कों असरफी बोली जाती थी, और सोना जो होता था वो सिर्फ एक प्रकार से हम लोग इस पैसे को इकट्ठा करने के लिए करते थे। चांदी जो होती थी वो एक प्रकार से खरीदने फरोखने का काम करती थी। उसके बाद जो तीसरा चलता था तांबे का सिक्का चलता था, तांबे का सिक्का भी भारी मात्रा में चलता था। और चौथा है तनका। तनका जो होता था, एक तनका 48 जीतल का होता था। ठीक है, और 48 जीतल मतलब 192 दाग, और यानी 490 दराम के ऊपर चलता था। और यहाँ पर सीपियां भी चलती थी। ठीक है, और ये जो सिक्के बनाए जाते थे टकसाल में बनाए, टकसाल मतलब समझते हो, जहां पर सिक्कों की ढलाई की जाती थी। क्या, जहां पर सिक्कों की ढलाई की जाती थी। और कितने प्रकार के सिक्के होते, सबसे पहले सुनो, सोने का सिक्का नंबर 1, दूसरा भैया चांदी का सिक्का, तीसरा है भैया तांबे का सिक्का, चौथा है हमारा एक प्रकार से, चौथा यानी जैसे आप देखोगे तनका चलता था, तनका चलता था। ठीक है, और सीपियां चलती थी, सीपियां, सीपियां भी चलती, सीपियां एक समुद्र के किनारे जो मिलती, सीपियां भी चलती थी। तो इस प्रकार के सिक्के चलते थे, और सिक्कों के जरिए ही क्या करते थे, चीजों को खरीदने और बेचना का क्या होता था, यहाँ पर काम चलता था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, और बर्नी कहता कि हर हिंदू घर में कम से कम एक टकसाल लग गई थी, जहां पर सिक्कों की क्या होती थी, ढलाई की जाती थी। और सिक्के जो थे बड़ी मात्रा में यहाँ पर बनाए जाते थे, सिक्कों की ढलाई की जाती थी। और जैसे मान लो अगर आपके पास सोना है, चांदी है, आपके पास तांबा है, तो आप स्वयं भी, आम आदमी भी जाकर के सिक्कों की ढलाई क्या करता है,
करवा सकता था। आप लोग भी जाकर के वहां पर सिक्के उक्के ढलवा सकते थे। तो चांदी देखो, सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, तांबे के सिक्के होते थे और खास तौर से यहाँ पर मौद्रीकरण हो गया था। सोने का जो सिक्का होता था वह देखो, जो सोने का सिक्का होता था वो चीजों को, जैसे कोई चीज है, कोई वस्तु है, हम लोग सोने का सिक्का सिर्फ क्या करते थे, सोने का जो सिक्का होता था वो सिर्फ उसका एक ही काम था, पता क्या था, वो वस्तुएं जो होती थी वो सिर्फ किसी भी वस्तु को एक प्रकार से कह सकती हो, जैसे मेरे पास कोई चीज है, ठीक है, तो सिर्फ वस्तु को इकट्ठा करने के लिए, जैसे मान लो मुझे भाई मेरे पैसा इकट्ठा करना है तो मैं सोने में इकट्ठा करूंगा। चांदी का सिक्का क्या होता था, चांदी का सिक्का एक प्रकार से लोग उसको खरीदने बेचने का काम करते थे। तांबे का सिक्का भी चलता था और यहाँ पर तनका चलता था, तनका सबसे ज्यादा तनका चलता है, ठीक है। और असर जो खास तौर से अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर सीपियां भी चलती थी, सीपियां भी चलती थी, ठीक है। सिक्कों पर अगर आप देखोगे तो सिक्कों पर देवी लक्ष्मी, बैल, घुड़सवार आदि का चित्र लगा होता था। सिक्के, जो सिक्के होते थे कितने शुद्ध होते थे, इस पर लिपि भी लिखी जाती थी, सिक्के जो होते थे। और सिक्कों का मानकीकरण किया जाता है, एक प्रकार से मानक सिक्के, सिक्कों को पहले नापा जाता था, तौला जाता था और एक प्रकार से मात्रा देखी जाती, सिक्का कितना है, ठीक है। सिक्के की मुद्रा और सिक्कों की ढलाई के लिए टकसालें बनी थी। टकसालें क्या होती है, जहां पर सिक्कों की क्या होती थी भाई मेरे, ढलाई की जाती, सिक्कों को ढाला जाता था। सोने के सिक्के ढाले जाते थे, चांदी के सिक्के ढाले जाते थे, तांबे के सिक्के ढाले जाते थे, सिक्कों, और इस सिक्के ढाल करके बनाए जाते थे। और कोई आम आदमी भी जाकर के क्या कर सकता था, अपने सिक्कों को ढलवा सकता था। जैसे मेरे पास सोना है, चांदी है, तो मैं जाकर के उनको सिक्कों में बना सकता। आम लोग भी धातु ले जाकर के करते थे। और जो टकसालें होती थी, यहाँ पर कई प्रकार के लोग काम करते थे, जो सिक्कों को ढालने का काम करता था। एक व्यक्ति लेकर जो सबसे पहले आपकी धातु की जांच करेगा, जैसे मान लो कि मैं चांदी लेकर गया तो सबसे पहले वो चांदी चेक करेगा, ठीक है। और मान लो चांदी मेरी कैसी है उसको देखेगा, चांदी मेरी अगर ठीक है तो बोलेगा हाँ आपकी चांदी ढल जाएगी। फिर एक आदमी क्या करेगा, चांदी को तौलेगा, ठीक है, चांदी को तौलेगा। और फिर एक आदमी क्या करेगा, उसकी तौलने के बाद क्या करेगा, उसको देखेगा कि आपको कितना काटना है। 3% काट लेते थे, 3% कट जाता था। और फिर एक आदमी क्या करता है, उस आपके सिक्के ढाल देगा। आप सिक्के को ढलवा सकते 3%, और सिर्फ राज्य ही सिक्कों की ढलाई करता था, कोई आम आदमी सिक्कों की ढलाई नहीं कर सकता था। और सिक्के जो बनते थे खास तौर से सोने के, चांदी के, तांबे के, हेडिंग बना देना। और सोने के सिक्के बहुत कम यूज में होते थे, चांदी और तांबा और जो तनका होता था, इसी के जरिए वस्तुओं और चीजों को क्या होता था, यहाँ पर खरीदा जाता था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सुल्तानों की मुद्रा प्रणाली काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, और इसको अभी आपको पेपर में करके जाना, कोई भी छोड़ करके नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां रहेगा, क्या है, ग्रामीण समाज। यानी कहने का मतलब है कि जो दिल्ली सल्तनत है वहां का ग्रामीण समाज कैसा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दिल्ली सल्तनत की कृषिकालीन उत्पादन कैसे होता था। दिल्ली सल्तनत में जो फसलें होती थी, कौन कौन सी फसलें होती थी, किस प्रकार की फसलें होती थी, वहां पर जो नहरों से सिंचाई होती थी वो किस प्रकार से होती थी। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, 13वीं और 14वीं शताब्दी में कृषि संबंध कैसे हैं। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, तो इस लोग को हम खास तौर से देखेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं। देखेगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद कृषि उत्पादन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। देखो, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन की आशा उचित नहीं होगा। कुछ नई तकनीकों ने आने से सिंचाई में सुधार हुआ। देखो, जब दिल्ली सल्तनत आता है तो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी तो होती है, लेकिन कृषि उत्पादन बढ़ता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन जैसे अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करूं या अन्य सुल्तानों की बात करूं, तो उन लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि भाई उत्पादन को बढ़ाया जाए, यानी जो गेहूं है, चावल है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, इनका उत्पादन बढ़े। लेकिन हालांकि कुछ नई तकनीकों आने से सिंचाई में सुधार हुआ, नील और अंगूर जैसी फसलों का अधिक प्रसार हुआ। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में सिंचाई की जो व्यवस्था है थोड़ी सी बेहतर हुई है, ठीक है। और जैसे अगर आप देखेंगे अंगूर की खेती, नील, इनका अधिक प्रसार हुआ, जिसका बाजार की मांग कहते हैं। वास्तव में महत्वपूर्ण कृषि परिवर्तन कृषि संबंधों में आए। डी कोसाम्बी जी कहते हैं कि उन्होंने भारतीय सामंतवाद में पहले से मौजूद तत्व को अधिक प्रबल बनाने में काम
कुछ नहीं किया। जबकि मोहम्मद हबीब कहते हैं कि इतना अधिक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील मानते हैं कि ग्रामीण क्रांति का नाम दिया। यानी एक इतिहासकार कहता है कि भारत में एग्रीकल्चर में कोई बड़ा बदलाव नहीं था, इसको डीडी कोशाम्बी कहते हैं। वहीं पर इरफान हबीब जैसे इतिहासकार कहते हैं कि ग्रामीण व्यवस्था पूरी तरीके से बदल गई, यानी उत्पादन बढ़ गया, सिंचाई के साधन आ गए और एक प्रकार से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें काफी तरक्की हम लोगों को देखने को मिलती है। अब देखिएगा दिल्ली सल्तनत में कृषिकालीन उत्पादन क्या, देखो 13वीं और 14वीं शताब्दी की अगर बात करूं तो व्यक्ति का अनुपात बहुत अनुकूल था, अर्थात मात्रा में भूमि उपलब्ध थी और कृषि करने वालों की संख्या कम थी। क्या करें भैया कि जमीन तो कम थी, जमीन क्या थी, यानी अर्थात भूमि की मात्रा तो बहुत थी, जमीन तो बहुत थी, लेकिन आदमी कम थे। 1200 के आसपास भारत की जनसंख्या 1800 की तुलना में काफी कम थी, परंतु यह कितनी कम थी इसके विषय में कोई जानकारी नहीं। इस समय कई प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, परंतु ऐतिहासिक ग्रंथ बताते हैं कि 16वीं शताब्दी की तुलना में 13वीं 14वीं शताब्दी में कम क्षेत्र बसे हुए थे। यानी अगर आप देखोगे तो लोगों की संख्या कम है और खेती करने वाली भैया जो जगह है बहुत ज्यादा है। यानी खेती का जो स्थान है, जमीन तो बहुत है लेकिन जनसंख्या जो थी वो कम थी। 13वीं शताब्दी में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से बदायूं के बीच यात्रा में बाघों द्वारा परेशानी का विवरण देता है। यानी भैया क्या था कि अगर 13वीं 14वीं शताब्दी की बात करूं तो जंगल बहुत हैं, जंगल ज्यादा कटे नहीं है, कृषि करने योग्य जो भूमि है वह काफी कम हमको दिखाई देती है। यानी कृषि का बहुत ज्यादा विस्तार 13वीं 14वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। और बर्नी कहता कि 14वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में इतने घने जंगल थे कि बड़ी संख्या में किसान जो थे यानी राजा की सेना से बचने के लिए छुप जाते थे। यानी जंगल बहुत ज्यादा है, खेती होती तो जरूर है लेकिन जंगल ही जंगल है। एक इतिहासकार तो यहां तक कहता है कि जो बाघ हैं वो नदियों के किनारे आकर के लेटे हुए हैं, यानी बाघों का था। यानी जंगल ज्यादा थे, कृषि योग्य भूमि हमको कम दिखाई देती है, जनसंख्या भी काफी कम 13वीं 14वीं शताब्दी में दिखती है। लेकिन अकबर के शासनकाल दिल्ली सल्तनत से जब मुगल काल आता है तब अगर देखोगी तब कह सकते कि पेड़ों को काटा गया, जंगलों को काटा गया और कृषि योग्य जो भूमि है थोड़ी ज्यादा बढ़ती है। लेकिन दिल्ली सल्तनत काल की अगर बात करूं कि कृषि योग्य भूमि क्षेत्र मौजूद थे जिन पर कृषि नहीं होती थी, तो ज्यादातर इलाकों में खेती नहीं होती थी, इसलिए भूमि के ऐसे टुकड़ों पर नियंत्रण की अपेक्षा ऐसे व्यक्तियों पर नियंत्रण महत्वपूर्ण था जो कृषि करते थे। देखो इस दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखो कृषि योग्य भूमि पर राज्य कम नियंत्रण करता है, लेकिन भैया मेरे जो खेती करता है उस पर राज्य ज्यादा कंट्रोल करते हैं। यानी किसानों पर पूरी तरीके से राज्य निर्भर है क्योंकि खेती से भाई बहुत ज्यादा राजस्व मिलता है। इस संबंध का कृषि संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कृषि व्यवस्था को समझने के लिए भूमि और व्यक्ति का अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि का अनुकूल अनुपात होने का तात्पर्य है कि कृषि काफी व्यापक थी, विस्तार कृषि का सीधा सरल था, कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर अधिक भूमि का फसल बोना था, जबकि दूसरी ओर सघन खेती का अर्थ है कृषि योग्य भूमि का न बढ़ना और उपलब्ध भूमि पर अधिक निवेश करना। देखो अगर आप देखो जमीन तो ज्यादा थी लेकिन ज्यादा जमीन पर खेती की नहीं जाती थी, तो ज्यादा जमीन पर जब खेती नहीं होती थी तो भैया कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन हो इसलिए काम होता था। यह निवेश अधिक अधिक मजदूर, अधिक हल और अधिक उर्वरक और सिंचाई के साधनों के रूप। देखो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने सोचा कि जब कम भूमि है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए, क्योंकि कृषि योग्य भूमि थी तो जरूर लेकिन ज्यादातर ज्यादा भी क्या था, जंगल था। बड़ी संख्या में कृषि योग्य अतिरिक्त भूमि खाली पड़ी थी, अर्थात पशुओं के लिए चारागाह, यानी ज्यादातर भूमि पर पशु चराए जाते थे, खेती करने वाली जमीन थोड़ी कम थी। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर कहा जाए तो अफीफ के अनुसार दोआब में ऐसा कोई गांव नहीं था जहां पशुशाला ना हो। इन पशुओं को खारिक कहा जाता था। बैलों की संख्या इतनी अधिक थी कि ढोने के लिए अनाज और बैलगाड़ी की बजाय बैलों पर लादा, यानी पशुओं की संख्या ज्यादा है। अगर आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में 13वीं 14वीं शताब्दी में पशु अधिक है, अरे आदमी से ज्यादा तो जानवर थे। अगर मैं बात करूं कृषि योग्य भूमि भी कम है। अब देखो फसलें और अन्य उत्पादन, दिल्ली सल्तनत में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की किसानों द्वारा बड़ी संख्या में फसलें उगाई। दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखो जो किसान थे वो बड़ी मात्रा में फसल का उत्पादन करते हैं। दक्षिण चीन के अतिरिक्त विश्व में किसी भाग में इतनी बड़ी संख्या में फसलें नहीं। अगर आप देखो तो भारत में
बड़ी संख्या में दिल्ली सल्तनत काल में फसलों का उत्पादन होता था। इब्न बतूता कहता है कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में फसलें देख करके वह बहुत प्रभावित हुआ और उस समय भारत में खरीफ और रबी दोनों मौसम में फसलें बोई जाती थी, यानी ठंडी और गर्मी दोनों मौसम में भैया हमारे यहाँ पर फसल होती थी। और इब्न बतूता एक यात्री है जो मोरक्को से आया था और वो देख करके कहता है कि इतनी बड़ी संख्या में भारत में फसलों का उत्पादन होता था। वह यह भी बताता कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 2 फसलें पैदा की जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि एक ही भूमि पर रबी और खरीफ की फसलें अदल-बदल, जैसे होता नहीं कि भैया पहले गेहूं बोया जाएगा तो गेहूं कट जाएगा, फिर धान लगाया जाएगा, धान कट जाएगा तो फिर गेहूं बोया जाएगा, तो ऐसे तो होता है। जैसे ठग पेरू जो अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली का टकसाल का प्रमुख था, वह लगभग 1290 में करीब 15 फसलों का नाम गिनाता है जिनकी उपज, यानी कम से कम बताते भाई मेरे 1290 में कम से कम ऐसी 25 फसलें थी जिनका उत्पादन हो रहा था। उपज के बारे में हमें निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन फेरू माप तौल जिन इकाइयों का वर्णन करता है इस विषय में ज्ञान नहीं है, परंतु उसके विवरण अगर मैं दिल्ली सल्तनत में खास तौर से गेहूं, धान, मोटा अनाज, ज्वार, मोठ, दाल, उड़द, मसूर इसका विवरण मिलता है, यानी इनका फसलों का। और नकदी फसलें कौन-कौन सी होती थी, जैसे गन्ने, कपास, तेल यानी तिल, यानी अलसी, इनका उत्पादन कह सकते हैं बड़ी मात्रा में हो रहा था। इससे निष्कर्ष निकलता है कि शायद सिंचाई की सुविधा से गन्ना और गेहूं जो थे उनका उत्पादन ज्यादा हो रहा था। किसका? गेहूं और गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा था, जो कि जाड़े की फसलें हमको पता चलती हैं। ठीक है, तुर्की विजेताओं ने गन्ने से मदिरा बनाने में काम करते थे। मदिरा भैया वही दारू बनाई जाती थी। मदिरा यानी शराब। किससे बनाते थे जी? गन्ने से दारू बन रही थी। ठीक है, गन्ने से दारू, क्योंकि गन्ना बहुत होता था। तो तुर्की विजेता मतलब समझते दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान है वो तुर्क मुसलमान है सारे। ठीक है, इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तुर्की सुल्तान। तुर्क है, तुर्क मुस्लिम है। ठीक है, बर्नी कहता कि 14वीं शताब्दी में दिल्ली के आसपास दोआब के क्षेत्र में मदिरा बनाने के लिए ग्रामीण उद्योग के रूप में स्थापित हो गया। आश्चर्य की बात भैया यह कि फेरू अपने विवरण में नील की खेती के विषय में कुछ नहीं कहता है कि नील का उत्पादन के संकेत में उसने जानकारी नहीं दी है। ऐसा लगता है कि नील बनाने के लिए हौज में चूने गारे का प्रयोग में बहुत था। इब्न बतूता हमें दिल्ली सल्तनत में फसलों के नाम का विषय में पता चलता है। ऐसा होता कि फसलों में कलम लगाने की तकनीक थी, ज्ञान नहीं था। देखो फसल तो लगती थी लेकिन कलम नहीं लगा, यानी बेरन जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम किसी फसल को, जैसे मान लो जैसे धान है, धान बोया नहीं जाता बल्कि उसको लगाया जाता है। तो कलम वाली फसल लगाने का जानकारी दिल्ली सल्तनत के लोगों को नहीं थी। प्रारंभ में दिल्ली के अतिरिक्त कुछ स्थानों पर अंगूर उगाए जाते थे, परंतु अफीफ के अनुसार 14वीं शताब्दी में अंगूर का उत्पादन इतना बढ़ गया कि इसके दाम गिर गए। भैया अंगूर का उत्पादन तो होता था, लेकिन इतना अंगूर उगा दिया दिल्ली के सल्तनत के लोगों ने कि अंगूर के भाव कम हो गए। मोहम्मद तुगलक किसानों को सलाह देता है कि वह लगातार अपनी फसलों में सुधार करें और गेहूं की जगह गन्ना और गन्ने की जगह अंगूर बोए। वही भैया फसलों को अदल बदल के बोते थे लोग। क्या दिल्ली सल्तनत में का जो सुल्तान है वो कहता है कि मोहम्मद तुगलक किसानों को उसने सलाह दी क्या कि गेहूं की जगह पर गन्ना और गन्ने की जगह भैया अंगूर। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के आसपास 7 प्रकार के अंगूरों के खेती के लगभग 1200 बाग थे, अगर आप देखिए। लेकिन भारतीय किसानों यहाँ रेशम के कीड़ों का पालन का काम नहीं करते थे। रेशम का उत्पादन के विषय में हमें कोई जान, दिल्ली सल्तनत में रेशम का उत्पादन नहीं होता था। केवल एरी, मोंगा जैसी जंगली कीड़ों से बने रेशम मिलते थे। पहली बार 1432 में एक चीनी यात्री बंगाल में रेशम के कीड़े पालने के बारे में हमको जानकारी देता है। नहरों की सिंचाई के, देखो दिल्ली सल्तनत में नहरों की खुदाई की गई है और सिंचाई जो किससे होती भैया? नहरों से होती है। अधिकांश कृषि वर्षा और नदियों से होती थी। ज्यादातर जो सिंचाई होती थी प्राकृतिक सिंचाई, जो पानी बरसता था, मानसून आता था तो उससे सिंचाई होती थी, और नदियों से होती सिंचाई। चूंकि कृषि प्राकृतिक संसाधनों पर ज्यादा निर्भर थी, अतः वर्षा पानी की सिंचाई से उगाई जाने वाली खरीफ की फसलों में मोटे अनाज की, देखो मोटा अनाज गेहूं की फसल ज्यादा होती थी और धान ज्यादा नहीं होता था, क्योंकि उस समय अगर आप देखोगे सिंचाई के साधन नहीं थे। लेकिन जब तुगलक का शासन काल आता है, देखो फिर जो तुगलक हैं उन लोगों ने नहर की खुदाई करवाई है और कुएं खुदवाए हैं।
तब कह सकते हो कि यहाँ पर धान का उत्पादन जो होगा ज्यादा होगा। पहले मोटा अनाज यानी गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, इसका उत्पादन ज्यादा होता था क्योंकि सिंचाई के लिए सिर्फ भैया सिर्फ वही था। क्या होता जी कि यहाँ पर सिर्फ वो होता था कि जैसे मान लो बारिश होगी तभी का वो फसल यानी पानी मिलता था। ज्यादा नदी या तो नदियां थी, कोई यहाँ पर नहर वहर नहीं थी या कुआं नहीं था। ठीक है, देखो समकालीन स्रोत हमें नहर की सिंचाई का विवरण देते हैं। दिल्ली सुल्तानों ने स्वयं नहरों सिंचाई के लिए नहरें खुदाई। दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं उन्होंने नहरें खुदवाई थी। नहर बनाने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। तो सबसे पहले नहरें भैया किसने खुदवाई दिल्ली सल्तनत में? गयासुद्दीन तुगलक ने। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने बड़े पैमाने पर नहर बनवाने का काम किया। फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नदी से हिसार पानी ले जाने के लिए 2 नहरें बनवाई। अगर हम बात करें जो दिल्ली के पास यमुना से मिलती थी, एक-एक नहर सतलुज और घाघरा नदी से निकलवाई। निश्चय ही 19वीं शताब्दी में नहरों का बड़ा सा जाल दिल्ली सल्तनत में सॉरी अगर बताऊं बिछाया गया। नहरों द्वारा सिंचाई के कारण पूर्वी पंजाब में कृषि का विस्तार हुआ। नहरें इतनी ज्यादा हुई कि पूर्वी पंजाब में फसलों का उत्पादन बढ़ा। अब गन्ने जैसी नकदी फसलें जैसे गन्ना आदि का उत्पादन पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया क्योंकि अन्य फसलों की तुलना में सिंचाई की आवश्यकता होती थी। आफीफ कहता है कि एक विशाल भाग जो लगभग 80 कोस फैला था, वहां पर 2 नहरों से पानी सींचा जाता था। आफीफ कहता कि पूर्वी पंजाब में पहले केवल एक फसल होती थी, लेकिन जब से सिंचाई की सुविधा हो गई है, अब रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन क्या है कि यहाँ पर होने लग गया। पहले सिर्फ एक फसल होती थी, लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ पर दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन जो है होने लग गया है। नहरों से सिंचाई वाले क्षेत्र में लगभग 52 ऐसी बस्तियां बस गई हैं। आफीफ अत्यंत उत्साहपूर्वक कहता है कि एक गांव उजड़ा नहीं रह गया। एक गज भूमि भी ऐसी नहीं बची जहां दिल्ली सल्तनत भी खत्म होते होते क्या हुआ कि एक गज भी जमीन नहीं बची थी जहां पर खेती नहीं होती थी। पहले जिस दिल्ली सल्तनत काल में खेती करने योग्य भूमि कम थी और दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे यानी 15वीं शताब्दी पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि आफीफ कहता कि एक गज भी जमीन नहीं बची जहां पर खेती नहीं होती थी। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने कृषि का विस्तार किया, साथ साथ सिंचाई के साधन किए, नहरें खुदवाई और नहरों के साथ साथ इन्होंने कुएं खुदवाए। और खास तौर से तुगलक शासन काल में फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, या इन लोगों ने क्या किया कि नहरें खुदवा करके सिंचाई के जब साधन आए तब फसलों का उत्पादन कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत में बड़ी मात्रा में होने लग गया। अगला देखिएगा 14वीं-15वीं शताब्दी में कृषि संबंध क्या है। कृषि अर्थव्यवस्था के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद कृषि संबंधों में क्या अंतर आया, यह जानना 1200 से पहले कृषि व्यवस्था समझना जरूरी हो जाता है। अब हम यहाँ पर बहस में नहीं पढ़ेंगे सामाजिक आर्थिक। पहले देखो भारत में पहले सामंतवाद था, परंतु काफी विश्वसनीय रूप से कह सकते कि गौरी के आक्रमण के समय शासक वर्ग का आधार गांव था। लगभग कुछ ऐसी ही व्यवस्था भारत में थी। इतिहासकार मिनहाज कहता कि गोरी और आरंभिक सुल्तानों ने प्रतिरोध करने वाले भारतीय शासक वर्ग को राय या राणा, उनके घुड़सवार सेना नायकों को रावत कहते थे। अगर आप देखोगे तो भारत में जब दिल्ली सल्तनत सुल्तान आते हैं तो यहाँ भारत में जो शासक वर्ग था, भारत के शासक वर्गों को दिल्ली के सुल्तान क्या बोलते थे जी? उनको राय बोला जाता था, राणा बोला जाता था या रावत नाम से संबोधित करते हैं। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो भारत का जो शासक वर्ग था उसको तुर्क मुसलमान दिल्ली सल्तनत जो सुल्तानों क्या बोलते थे? राय बोलते थे, राणा बोलते थे या रावत कहते थे। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में राजा को राय, राणा यानी राणा और रावत होता था। तुर्की शासन के आरंभिक काल में सुल्तानों ने इस पराजित और पराधीन ग्रामीण कुलीन वर्ग के साथ एक प्रकार का देखो, जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने भारत पर शासन करना शुरू किया तो हमारा जो ग्रामीण वर्ग है इसके साथ उन्होंने समझौता किया। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि खराज के रूप में भेंट। देखो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शुरू में जब किसान फसल बोता था एक गिफ्ट के रूप में राजस्व लेते हैं, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में जब भेंट का स्थान किसानों पर सख्ती से लागू हुआ, वसूल किए जाने वाले भूमि पर कर ने ले लिया, फिर कर की वसूली पहले से ग्रामीण वर्ग में निश्चित भूमिका रहती थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में एक घटना इस दिशा में इंगित करती है। आफीफ कहता कि जब दीवालपुर के गवर्नर मोहम्मद गाजी वहां के राणा
बाल भाटी को दबाव डालना चाहता है तो उस क्षेत्र का राय ने माफी मांगी कि वह पूरे वर्ष की भूमि का नकदी धन परंतु देगा। जब राणा वह पूरी मांग ना कर सका तो गाजी ने मुकद्दम यानी गांव के प्रधान और चौधरी को मारना पीटना शुरू कर दिया। देखो, पहले दिल्ली के जो सुल्तान होते थे, किसानों से जो राजस्व होता था एक भेंट के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में लेते हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत में जब अलाउद्दीन खिलजी शासन करना शुरू कर देता है, तब उसमें एक बड़ा परिवर्तन ये आ जाता है कि अब यहाँ पर क्या आ जाता है जी, एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर क्या आया कि अब यहाँ पर जो राजस्व था उसकी उगाही बड़े राजस्व की जो यानी भू राजस्व जो लिया जाता था बड़ी सख्ती से उसकी उगाही की जाने लगी। अब जो भू राजस्व नहीं देगा उसको मारना पीटना सख्ती के साथ भू राजस्व अब लिया जाने लगा। परंतु 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अपने क्षेत्र पर भू कर की वसूली करने का अधिकार रखता था। ग्राम प्रमुख या चौधरी जो होता था या सीधे कर वसूल करने का। देखो, दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखोगे तो जो भू राजस्व की वसूली कौन करता था, गांव का प्रमुख या जो चौधरी होता था। अगर हम कृषि की बात करें तो इसमें कृषक यानी जो किसान है, किसान क्या है, किसान के पास जमीन है जो खेती करता है। कृषि उत्पादन में भूमि पर पृथक पृथक भाग में बांटी गई है, परंतु यह कृषक अर्थव्यवस्था में सामंतवादी नहीं था। किसानों का भू स्वामित्व भूमि पर भिन्न भिन्न है। बर्नी कहता है कि एक और तो बड़े भूभागों के मालिक मालिक खेत मुकद्दम थे, जबकि दूसरी ओर छोटे छोटे टुकड़ों में स्वामी बलहार थे। बलहार मतलब किसान, जो निम्न कोटि के माने जाता था। विभिन्न प्रकार के किसानों की नीचे संख्या है। भूमिहीन किसान होते थे परंतु उनकी उपस्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। कृषि योग्य भूमि प्रचुर होने के कारण कृषक जिस भूमि को जोतता था शायद उस पर उसके स्वामित्व का अधिकार का प्रश्न है। यानी आप देखोगे किसान जो थे वो सबसे छोटे माने जाते, कृषक माने जाते थे। जो खेती करते थे उनके पास खेती का अधिकार भी होता था, लेकिन यानी ये लोग स्थान बदलने या भूमि छोड़ने जाने का अधिकार नहीं था। ऐसा नहीं था किसान अपनी जमीन छोड़ करके भाग जाएगा कि अगर ज्यादा भू राजस्व ले लिया। अफीफ के अनुसार एक गांव में लगभग 200 से 300 पुरुष होते थे। बर्नी के अनुसार प्रत्येक गांव में हिसाब किताब रखने के लिए एक पटवारी होता था। अगर देखोगी लोगों का भैया किसने राजस्व दिया है किसने राजस्व नहीं दिया है, इसके लिए एक पटवारी होता था जो सबकी लिखा पढ़ी करता था। उसके बही खाते की जांच उस प्रत्येक वैध और अवैध भुगतान को पता चलता था जो किसान का राजस्व अधिकारी देता था। पटवारी एक सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि गांव का अधिकारी होता था। निश्चय इस पद का आरंभ दिल्ली सल्तनत द्वारा नहीं किया गया था। इस प्रकार का एक गांव का अधिकारी लिपिक होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। देखो, जो पटवारी होता था, क्या मैंने बोला, जो पटवारी होता था ये भैया किसने राजस्व दिया किसने नहीं दिया ये सब लिखता था। लेखा जोखा करने वाला एक अधिकारी है जिसको पटवारी बोला। ग्रामीण गांव के मध्यम वर्ग कौन था, जैसे खोत मुकद्दम और चौधरी, ये गांव में एक प्रकार से कुलीन वर्ग होते थे। मुकद्दम कौन होता था, अरे जो भैया जिसके पास खेत होता था, चौधरी खेत होता था, ये सब ये एक प्रकार के लोग खेती करवाते थे किसानों से, राजस्व की वसूली करते थे। और एक प्रकार से जो खेत है जो मुकद्दम है ये लोग जैसे घरी कर चराई कर भूकर इसकी वसूली कौन करते थे किसानों से, यही लोग करते थे। कौन करता था, जैसे खोत मुकद्दम और चौधरी ये लोग करते थे। इनको अधिकार दिया गया था ना, चूंकि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूकर की वसूली के लिए महत्वपूर्ण था, इसके लिए उसने विरुद्ध कठोर कदम अधिक से अधिक नहीं चल सके। गयासुद्दीन तुगलक ने पुनः संतुलन देखो देखो जैसे भूमि कर वसूले जाते थे, चराई कर वसूला जाता था, दुधारू पशुओं से कर लिया जाता था। इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिकारी होते थे जो वसूल, जैसे चौधरी जो होता था गांव में मध्यस्थ वर्ग में चौधरी का पद होता था जो 14वीं शताब्दी में, इसका उल्लेख मिनहाज करता कि 13वीं शताब्दी में अन्य स्रोत में नहीं है। इस शब्द का प्रयोग 14वीं शताब्दी में जो चौधरी है, इब्न बतूता कहता कि चौधरी 100 गांव का प्रमुख होता था। 100 गांव का प्रमुख कौन होता था जी, चौधरी होता था, जिसे साधी कहते थे। लेकिन 14वीं शताब्दी में मध्य से गांव में एक समूह प्रचलित रहा जिसका नाम परगना था। इतिहासकार इरफान हबीब कहता है कि चौधरी गुज्जर प्रतिहार और चालुक्यों के समय भी होते थे, जो एक प्रकार से सत्ता और शक्ति के इनकी कम हो चुकी थी उस समय। फिरोज शाह तुगलक के समय एक और अधिकारी था जिसका नाम था जमींदार के, और जमींदार जो था जो मुगल काल में भी खूब प्रचलित रहा। अब राजस्व मुक्त भू अनुदान प्राप्तकर्ता कौन थे, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे धार्मिक व्यक्ति संस्था जैसे दरगाह मस्जिद मदरसे ये शासक वर्ग पर निर्भर थे। इनकी देखभाल इनसे राजस्व भू अनुदान द्वारा होती थी। ये राजस्व मिल्क
इदार और इनाम कहलाते थे। ये अनुदान सामान्य तौर पर ना तो वापस दिए जाते थे, ना हस्तांतरित होते थे। परंतु सुल्तान को अनुदान रद्द करने का अधिकार था। देखो, अगर हम बात करें जैसे जैसे दरगाह है, मस्जिद है, मदरसे हैं, इन इन लोगों से भू राजस्व नहीं लिया जाता था। इनको भू राजस्व में छूट मिली थी। खास तौर से किसको? जैसे मंदिर हैं, दरगाह है, मदरसे हैं, मंदिरों से लिया जाता था, लेकिन जैसे दरगाह है, मस्जिद है, मदरसे हैं, इनसे भू राजस्व उतना ज़्यादा नहीं लिया जाता था। इनसे वसूली कम की जाती है, अगर हम लोग बात करें। जो आंकड़े मिलते हैं कि ये इनके पास भी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार है। क्या है? ये भी करते थे, लेकिन ये इनके अधिकार कभी खत्म नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग सभी अनुदानों को निरस्त कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बड़ी संख्या में अनुदान को रद्द किया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने नीति बदल के फिर प्रारंभ कर दिया कि ये लोग फिर से वसूल करेंगे, बल्कि नए अनुदान स्वीकार किए। सुल्तान की सुतारते के बावजूद आफीफ कहता कि आंकड़ों के अनुसार कुल भू राजस्व जमा लगभग 1/20वां भाग थी। ठीक है, अगर हम लोग बात कृषि योग्य भूमि जहां पैदावार उत्पन्न नहीं होती थी, उसको भी सम्मिलित कर लिया था। यानी भू राजस्व कितना आता था, कितना नहीं आता था, इसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारा 10वां चैप्टर समाप्त हो गया। 10वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर छोटा सा है, लेकिन कम से कम आपको पेपर में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिल सकता है। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन ये बता रहा था कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसमें कौन कौन लोग होते थे, जैसे किसान होते थे, पटवारी होता था, मुकद्दम होता था, चौधरी होता था, खोत होता था, जोतदार होता था। ये लोग क्या करते थे? सब अधिकारी होते थे। जैसे कोतवाल होता था, जो नगर का पूरा प्रशासन देखता है। जैसे पटवारी भैया पूरा लेखा जोखा रखता था, किसने कितना राजस्व दिया, किसने कितना राजस्व नहीं दिया। इस प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। और ये लोग क्या करते थे? दिल्ली सल्तनत काल में कृषि व्यवस्था, कृषि उत्पादन और सिंचाई के साधन के जरिए कैसे दिल्ली सल्तनत ने क्या एक प्रकार से भी मेरे कृषि उत्पादन को बढ़ाया और कृषि उत्पादन बढ़ा और भू राजस्व भी इनको कह सकते हैं कि भू राजस्व की वसूली के लिए तमाम तरह के अधिकारी को नियुक्त किया गया था, जो अधिकारी भू राजस्व की वसूली करते थे और फिर उसे ले जाकर के राज खजाने में जमा करवा देते थे। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ओके। देखिएगा, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11 क्या है, 11वां क्या है? तकनीकी और समाज। जैसे इसमें कृषि तकनीकी कैसे है, तो भाई कृषि तकनीकी में हल कैसे होती थी। देखो एक चीज बताऊं, सबसे पहले जो हमारी कृषि तकनीकी थी उसमें भैया होता है हल। और हल पहले क्या होता है? हल जो होता है, जैसे पहले जो हल होता था वो लकड़ी का फाल लगा होता था, तो खेत को ज्यादा जोत नहीं पाता था। लेकिन बाद में जो हल आया उसमें लोहे का फाल लगा। फाल मतलब समझते हो? अरे जो ऐसा हल होता है, इसे मुड़ा होता है, ये जो जोतता है, तो पहले जो भैया मेरे फाल लगा होता था लकड़ी का होता था। तो अगर खेत की जो मिट्टी अगर मजबूत होगी तो जुताई अच्छे से नहीं होती थी। लेकिन जब फाल जो आया वो किसका लगा? लोहे का फाल लगा। तो खेत की जुताई जो होती थी अच्छे से होती थी। तो हल में क्या किसका प्रयोग होता था? बैलों का प्रयोग होता था। अगर बात करूं तो हल यानी कृषि तकनीक कैसी थी? हल का प्रयोग होता था और हल में लोहे का फाल लगा होता था, उससे जुताई की जाती थी। और यहाँ पर जुताई किनके जरिए होती है? बैलों से होती थी। और कई बार मनुष्य यानी लोग खुद ही हल को जोतते थे, ऐसा भी होता था। दूसरा बुआई कैसी होती थी? तो बुआई छींट बुआई होती है। छींट बुआई मतलब समझते हो? जैसे मैंने मान लो मेरे पास गेहूं है और मैंने गेहूं को किसी चीज में रख लिया, जैसे बोरी में रख लिया है, किसी किसी डोंगे में रख लिया है, किसी पात्र में रख लिया, उसमें गेहूं को रख लेते थे और उसको ऐसे फेंक फेंक के बोते हैं। जैसे खेत में हम लोग बोते नहीं है, फेंक फेंक के, ऐसे छींट बुआई होती थी। कैसी बुआई होती थी? फसलों को हम लोग कैसे बोते थे? छींट छींट करके बोते थे खेतों में। दूसरा धान क्या होता? जैसे धान होता था, धान को पहले वो लगाया जाता था, फिर उसके वहां से कलम निकाली जाती थी, फिर उसको खेत में लगाया जाता था पानी भर के। तो इस प्रकार की भी बुआई के भी हम लोगों को वहां पर प्रमाण मिलते हैं। तो यानी जैसे बुआई की तकनीक अच्छी खासी थी। यहाँ पर फसलों को छींट करके बोया जाता था। जैसे भाई, जैसे अगर तुम लोग गांव में रहे होगे, गांव देहात के होगे, तो तुमको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई बर्तन होता है, उसी में गेहूं रख लेंगे या उसी में धान रख लेंगे या उसी में बाजरा रख लेंगे, उसी में जौ रख लेंगे और खेत में घूमते रहते, चलते रहते हैं और हाथ में पकड़ के उसे ऐसे फेंकते रहते हैं। इसी को छींट बुआई कहते हैं। छींट बुआई होती थी। अगला फसलों की कटाई कैसे होती थी? तो फसलों को हंसिए से काटा जाता था या कोई चक्कू होता था या धारदार चीज होती जिससे फसल की कटाई होती थी। फसल की बुआई मतलब क्या है कि फसल जो आ गई है उसमें बीज कैसे निकाला जाए। तो बीज निकालने के सबसे पहले लोग क्या करते थे कि जैसे फसल को फैला देते थे। जैसे हमारे यहाँ पर भाई गेहूं कट के आ गया है,
घर में गेहूं आया तो मैं क्या करूंगा, पूरे गेहूं को ऐसे फैला दूंगा, यानी उसके जो गेहूं के डंठल है इसके साथ गेहूं फैला दूंगा। और उस पर फिर लोग क्या करते थे, उस पे पशुओं को चलाते थे, पशु उस पर चलते थे, ताकि जैसे पशु का पैर पड़ेगा गेहूं के ऊपर तो गेहूं की बाली में से गेहूं गिर जाएगा। और वो करते थे, इसे गुहाई बोलते हैं। गुहाई मतलब जैसे भाई मेरे पास गेहूं तो मैं गेहूं ऐसे फैला दिया जमीन पे, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं अपने मेरे जो जानवर हैं जानवरों को उन पर चलाऊंगा और उससे क्या गेहूं निकल जाएगा। दूसरा क्या करते थे, पीट करके निकाला जाता, जैसे तख्त है, कोई लकड़ी की चीज है, उस पर गेहूं को पीटा जाता है, जैसे हाथ में पकड़ के उस पर मारते हैं। क्यों मारते हैं, ताकि गेहूं से वो चीज अलग हो जाए। इसको बोलते हैं गुहाई। गुहाई मतलब जैसे गेहूं है, धान है, इसको हम लोग पीटना पड़ता है। पीटने के लिए क्या करते हैं, जैसे कोई लकड़ी वकड़ी इससे भी पीटा जाता है, गेहूं पीटा जाता है। दूसरा जैसे तख्त होता है, लकड़ी का कोई चीज है तो उस पर हाथ से पकड़ के मारते हैं तो उससे निकलता है। दूसरा ओसाई क्या होती है, ओसाने का भी काम होता था। ओसाई मतलब क्या, जैसे आपने गेहूं पीट लिया, गेहूं आ गया है तो गेहूं को साफ करने के लिए ओसाई होती थी। ओसाई कैसे करते थे, जैसे खास तो जैसे हवा चल रही है तो जैसे किसी बर्तन में आपने गेहूं निकाल लिया, उसको भर लेते, तैसे धीरे धीरे गिराते थे हवा में। और कई बार जैसे हवा में पंखा के तेज करते थे ताकि गेहूं अलग हो जाए, और जो उसमें घास वास है, मिट्टी उट्टी हो, अलग करने की ओसाई करते थे। सिंचाई के साधन क्या है, यहाँ पर सिंचाई के काफी साधन है। सबसे पहले कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती थी। पहली जी किसके जरिए सिंचाई की जाती, जो कुआं है। कुआं भी क्या होता था, हमारी सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था। कुएं के जरिए भी सिंचाई के साधन होते थे। दूसरा, नहर के जरिए सिंचाई होती थी। किसके जरिए, नहरों के जरिए। और जो कुआं होता था, कुआं में रहट चलती है। क्या चलती है जी, रहट के जरिए सिंचाई होती थी। रहट क्या है, रहट एक प्रकार का यंत्र होता है जो पानी को खींचने का काम, जैसे छोटा खेत होगा, देखो कई बार जैसे होती थी बाल्टी के जरिए पानी की सिंचाई होती थी। और उसमें क्या करते थे, यानी वहां पर घिरी लगी होती थी। जैसे मान लो हमारा एक कुआं है, ठीक है, कुएं के दोनों तरफ बांस गड़े हुए हैं और बीच में एक घिर्री लगी है जिस पर रस्सी हम डालते हैं और फिर पानी को खींचते हैं। दूसरा एक रहट तकनीक है। रहट तकनीक क्या, पानी कुएं से पानी निकालने की रहट चलती है। और रहट क्या होती है, रहट क्या करती है, रहट एक प्रकार से, रहट में बैल लगे हुए थे, बैलों के जरिए पानी को निकाला जाता कुएं से, और पानी निकाल करके बड़े से बड़े खेतों की क्या होती थी, यहाँ पर सिंचाई की जाती थी। सिंचाई के काफी तकनीकें थी, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा नहीं, नहरों के जरिए होती थी, कुओं के जरिए होती थी, प्राकृतिक जब वर्षा होती उस पर सिंचाई निर्भर रहते थे। वस्त्र तकनीकी क्या है, वस्त्र तकनीकी यानी कपड़े कैसे बनाए जाते थे। तो भैया कपड़े बनाने के सबसे पहले कपास की खेती की जाती थी। किसकी होती थी जी, सबसे पहले क्या करते थे, कपास की खेती करते हैं। कपास यानी रुई, जो हम बोलते हैं भाई रुई नहीं होती, रुई को ही कपास बोलते हैं भाई मेरे, ठीक है। जैसे किताब में रुई नहीं लिखा होता, कपास लिखा होता, तो हम लोग क्या तो रुई बोलते, इसलिए मैं आपको बोल के बताया। तो जो कपास होती है, कपास देखो, कपास में से सबसे पहले कपास का बीज निकालना पड़ता है, क्योंकि कपास जो थी बहुत बहुत कठोर होती है। तुमने अगर कपास का बीज देखा होगा तो बहुत कठोर होती है। रुई ऐसे नहीं, रुई तो बड़ी मुलायम होती है, रुई ऐसे नहीं बनती है। सबसे पहले भैया ओटाई की जाती है। ओटाई मतलब समझते हो, कि कपास का जो पौधा है उसमें से बीज निकालो और रुई की अलग करो, इसको बोलते हैं ओटाई। फिर उसके बाद क्या होती है, धुनाई, यानी रुई को धुना जाता है, यानी मुलायम किया जाता है। और रुई धुनिए के, जैसे तुमने मार्केट बाजार में देखा होगा कि हम लोग क्या करते भाई, रुई को धुनते हैं, तो रुई की क्या होती है, धुनाई की जाती है, यानी रुई को मुलायम किया जाता है। क्योंकि रुई जो होती है बिल्कुल कड़क होती है, कड़क होती है, थोड़ा कठोर होती है, तो रुई को धुना जाता है। धुनने से रुई मुलायम हो जाएगी। और फिर रुई जब निकल जाती है उससे सूत की कटाई होती है, सूत काटा जाता है। जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे ना, तो उसी प्रकार से सूत को काटा जाता है, सूत की कताई करते हैं। सूत को कताई के लिए हम लोग चरखे का प्रयोग करते थे, चरखे से सूत बनते थे। और जब सूत मतलब कताई मतलब धागे बनाना। अरे जैसे भैया रुई को तुमने धुन लिया है तो रुई मुलायम हो गई, अब रुई से क्या करोगे, धागे बनाओगे, तो धागे को बोलते हैं कताई करना। तो धागे से हम लोग क्या करते थे, यानी धागे बना लेते थे, उसको काटते थे, कताई बोलते हैं। फिर उसके बाद जब धागा निकल जाता था हम लोग बुनाई करते थे, यानी कपड़े बुनने का काम होता था। उसी प्रकार तुमने एक जाति सुना होगा, बुनकर जाति। तो बुनकर जो लोग होते थे वो सूत काटने के बाद क्या करते थे, कपड़े को बुनते थे। क्या होता था, हम लोग क्या कपड़े को बुनने का काम करते थे, यानी इसको कपड़े भैया सिलना, बुनना, बनाने का काम करते थे। और कपड़ा जब बुन लिया जाता था तो उसके बाद हम लोग करते छपाई करते, जैसे उस पर कोई चित्र छापना है या उस पर रंग देना है, तो यहाँ पर रंगों का भी प्रयोग से जरिए छिपाई होती थी। और कपड़े को हम लोग रंग भी करते, रंग लाते, यानी कलर भी किया जाता था, यानी जैसे कपड़े को रंगा जाता हो या उसमें कलर डालने का हम लोग क्या करते थे जी, काम करते थे। रंग डाल करके हम कपड़ों की क्या करते हैं, रंगाई और छपाई की जाती थी। अगला तो यानी कपड़े को जैसे छापना है, जैसे भाई उस पर कोई फूल छापना है, कोई चित्र छापना है,
या लाइनें खींचनी है ताकि कपड़ा अच्छा लगे, क्योंकि जैसे मान लो सफेद कपड़ा है तो उसकी रंगाई की जाती थी, जैसे नील नील करते, नील डाल करके कपड़े को रंगा जाता था। नहीं, कपड़े को हम लोग क्या करते भाई, रंग लेते थे, तो उसको कलर कर लेते थे। अगला जी भवन निर्माण तकनीकी क्या है, तो भवन निर्माण कैसे, तो भवन बनाने में सबसे पहले जी ईंटों का प्रयोग होता था, ईंटों का और पत्थरों का प्रयोग किया जाता, इसके जरिए हम सबसे पहले ईंट पत्थर लेते थे। उसके बाद चूना गारा, चूना क्या, जैसे मिट्टी जो होती है, मिट्टी जो है, जैसे मिट्टी को हम लोग सान पानी डाल करके उसको चूना बना लेते थे। और इसमें गारा, गारा क्या, जैसे मिट्टी है, मिट्टी में मैंने मिट्टी खोदी और मिट्टी में मैंने पानी डाल दिया और उसमें भूसा मिला जाता था। भूसा मतलब आप समझते हो, जैसे हरियाणा में इसको तूरा बोलते हैं, कि जो गेहूं होता है, गेहूं में से ही भूसा निकलता है जो जानवर वानवर खाता है। तो भूसा, जैसे मिट्टी है, मिट्टी में मैंने पानी डाला तो मिट्टी का हमने बना लिया गारा। गारा जैसे हम लोग सीमेंट के गारे नहीं बनाते, अब तो सीमेंट का बनता है, जो घरों में बनता है जिसमें ईंटें जोड़ी जाती हैं। पहले भैया मिट्टी का गारा बनता था, तो मिट्टी के गारे में हम भूसा मिलाते थे ताकि ग्रिप बने, पकड़ बने उसकी ना। तुम सबने अगर गांव में देखा होगा, गांव में भैया अगर कोई मिट्टी का दीवार बनाता है तो उसमें थोड़ा भूसा भी मिला देता, भूसा नहीं अलग, उधर तो हमारे यहाँ भूसा बोलते थे, हरियाणा में इसको तूरा बोलते हैं। आपके इलाके में क्या बोलते हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ। भूसा क्या है, जैसे गेहूं नहीं था, गेहूं का जो गेहूं से जो निकलता है, जब उसको थ्रेसिंग किया जाता है तो बीज अलग हो जाता है और भूसा आ जाता है। तो उसी भूसे को इसलिए डालते थे ताकि जो मिट्टी की ग्रिप यानी जो पकड़ वो अच्छी बने। चूना क्या होता था, कई बार हम लोग चूने का प्रयोग करते, ये जो खाने वाला चूना, इसके चूना होता था, इससे रंगाई करते थे। तो गारा होता था, पत्थर होते थे, ईंटें होती, इसकी बनाते थे। दूसरा मेहराब बनती थी, यानी जो घर बनाते थे उसका डिजाइन कैसे बनाते थे, मेहराब के प्रकार का बनता था। और ऊपर गुम्मद बनती थी, गुम्मद बनाते थे। गुम्मद जैसे तुम लोगों ने मस्जिद में गुम्मद देखी है ना, तो उसी प्रकार से घर बनाने में हम लोग क्या करते हैं जी, गुम्मद बनती थी, ऊपर गुम्मद बनती थी। जैसे हम लोग मंदिर में देखा, मंदिर में बिल्कुल मंदिर में जो होता है बिल्कुल दूसरे प्रकार का बनता है, लेकिन गुम्मद क्या होती है, एक प्रकार की जैसे चौकोर होती है, गोल गोलाई में गुम्मद होती है, गुम्मद बनती थी। मेहराब क्या है, यानी जैसे मकान बनाए उसके चारों तरफ जो घेरा होता है वो मेहराब का काम करता है, मेहराब बनाते थे हम लोग। और चूना गारा बना करके हम लोग यानी ईंटों ईंटों को और जो पत्थर होते हैं उनसे जोड़ने का काम करते थे। अगला है सैन्य तकनीकी। सैन्य तकनीकी में क्या होता, देखो सेना में क्या होता जी, सबसे पहले घोड़ा होता था ना, तुम सबको पता होगा ना। रकाब क्या, रकाब एक प्रकार का जी बारूद है, रकाब एक प्रकार की चीज होती थी। एक चीज नाल है, नाल क्या है, जैसे सैन्य तकनीकी में नाल, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा तुमने देखा होगा, घोड़े का जो पैर होता है जी ना बहुत मुलायम होता है, घोड़े का पैर बहुत मुलायम होता है, इसलिए हम लोग उस पर नाल लगाते हैं। नाल पता क्या, एक प्रकार से जैसे घोड़े को लोहे का नाल पहना देते, जैसे हम लोग जूता नहीं पहनते, उसी प्रकार से घोड़े के पैर में नाल लगाई जाती है, ताकि क्योंकि घोड़े का जो पैर का निचला हिस्सा बहुत मुलायम होता है जी, बहुत बहुत मुलायम होता है। तो भाई मुलायम पैर होगा तो घोड़े का जो पैर जी हो जाएगा, घिस जाएगा ना, जब घोड़ा दौड़ेगा तो दौड़ेगा तो घिस जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे की नाल लगाते हैं। नाल एक प्रकार से भैया जूते की तरह होता है, जैसे हम लोग खड़ाऊ उड़ाऊ पहन लेते, जूते की तरह काम करता नाल है। अगला बारूद का भी प्रयोग होता है, यहाँ पर बारूद का प्रयोग होता था सैन्य तकनीक। अग्निशामक यंत्र भी होते और रकाब एक प्रकार की तकनीक होती है, जैसे हम लोग रकाब का प्रयोग करते थे, ये भी बारूद की तरह होती थी। ये सारे खास तौर से कृषि तकनीक क्या है, वस्त्र तकनीक क्या है, और भवन निर्माण कैसे होता था, और सैन्य तकनीक क्या है, ये चारों इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम एक आपसे पूछा जा सकता है, जो आपको 10 नंबर में या 20 नंबर में देखने को मिल सकता है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 11वें चैप्टर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए इसको भी आपको पढ़ करके जाना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और 11वां चैप्टर भी आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 12वां क्या है, नगरीय अर्थव्यवस्था तथा मौद्रीकरण। तो यहाँ पर देखिएगा नगरीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो दिल्ली सल्तनत में जो नगरीकरण हुआ उसकी प्रक्रिया कैसी थी, तो नगरीकरण में क्या क्या कारण थे जिससे नगरीकरण, सबसे पहला एकता क्या है। देखो नगरीकरण यानी जो शहर बसे, शहर के बसने में क्या क्या भूमिका रही। तो जब दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों ने जमीन को अलग अलग लोगों को दी, जैसे जमींदार होता है, जैसे मुगल काल में जमींदार होता था, वैसे दिल्ली सल्तनत में यानी सल्तनत काल में इक्तादार होता था। ठीक है, इक्तादार क्या होता था, जो सुल्तान होता था वो पूरी जमीन को बांट देता था और उसको सबको इक्ता देता था। इक्ता मतलब जब वही होता जमीन का टुकड़ा, जमीन का भूभाग जिसको मिला उसको बोला जाता था इक्तादार। और जब इक्तादारों को जमीन मिली, भू राजस्व भूमि मिली, तो उन्होंने किसानों से खेती करवाई।
और जहां पर किसानों ने खेती करना शुरू किया वहीं पर किसान बसे, उन्होंने घर बनाया, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि वहां पर नगरीकरण हुआ, यानी धीरे-धीरे वहां पर नगर बने, घर बने और जिससे नगरीकरण हुआ। अगला क्या मौद्रीकरण। देखो जब मुद्रा आई, देखो जो व्यापार होता था, व्यापार में जब मुद्रा का प्रयोग होने लगा तो धीरे-धीरे व्यापार बढ़ा और जब व्यापार बढ़ा तो धीरे-धीरे नए-नए व्यापारिक केंद्र बने और नए-नए व्यापारिक केंद्रों ने कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत में नगरीकरण में एक विशेष भूमिका निभाई। देखो जो गाँव की जो बनी वस्तुएँ होती थी, जो शहरों में जाती थी, भाई गाँव में जो कुछ भी जनता बनता था, वो डायरेक्ट शहर में जाता था। तो गाँव की बनी चीज़ें जब शहरों में गई, ठीक है? तो क्या हुआ? और जब मुद्रा आई, यानी सिक्कों का प्रयोग होने लगा, सोने की सिक्के, चांदी की सिक्के, जब प्रयोग बढ़ा, तो भाई जो व्यापार था, व्यापार ज़्यादा बढ़ा, खरीद-फरोख्त ज़्यादा बढ़ी और व्यापार बढ़ने से नए-नए यानी कह सकते हैं एक प्रकार से व्यापारिक केंद्र बने और नए-नए व्यापारिक केंद्रों ने शहरीकरण की प्रक्रिया में अपना योगदान दिया। दूसरा, राजधानी नगर प्रांत है। देखो जब राजधानी बनी, नगर बने, प्रांत बने, जैसे इक्ता बनते थे तो इक्तादार अपना एक नया प्रांत बनाते थे, नगर बनते थे, नए-नए नगरों का विकास हुआ, तो नए-नए नगरों बनने से नगरीकरण हुआ, यानी नए-नए शहर बने, नए-नए सिटी बने और जो प्रांतीय मुख्यालय होते थे, तो प्रांतीय मुख्यालय के आस-पास भी नगर बने, शहर बने, जिसके नगरीकरण हो गया। अगला क्या खानका क्या होती है? खान क्या जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जैसे जिस प्रकार से हिंदू धर्म में साधु होते हैं, तो साधु होते हैं भैया मठ में। तुमने सुना होगा ना हिंदू धर्म में हमारे यहाँ पर क्या होते जी मठ होता है। साधु बाबा जो रहते हैं मठ में रहते हैं, अपनी कुटिया में रहते हैं। तो उसी प्रकार से इस्लाम में जो सूफी संत होते थे, जहाँ पर वो रहते हैं, जैसे हिंदू धर्म में मठ होता साधु जहाँ रहते हैं, तो उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में जहाँ पर उनके जो गुरु होते थे, जो इस्लाम धर्म के जो गुरु हैं, जिसको हम बोलते हैं एक प्रकार के सूफी संत, तो सूफी संत जहाँ रहते तो उसको बोला जाता खानका। क्या बोला था? सूफी संत जहाँ पर रहते थे, उसको बोला जाता खानका। तो जब सूफी संतों ने अपनी खानका बनाई, अपने डेरे बनाए और अपनी कुटिया बनाई, अपना आश्रम बनाया, तो उनके कुटिया के आसपास, आश्रम के आसपास या उनके मठ के आसपास लोग बसने लग गए और लोगों ने घर बनाया। उसकी वजह से क्या कह सकते हैं कि वहां पर नगरीकरण हुआ। अगला सराय। सराय मतलब समझते हो? सराय एक प्रकार का रहने की व्यवस्था होती है। जैसे मान लो सड़कों के किनारे सराय बने, जैसे आज हम होटल बने होते सड़कों के किनारे कि आदमी वहां पर रात गुजार सकता है, रात रुक सकता है। तो दिल्ली सल्तनत में जब लोग व्यापार करने जाते थे तो रास्ते में भैया रुकते थे, सराय में आराम करते थे, अपना पशु वशु बांध देते थे। तो सराय रुकने का काम, जहां पर सराय बनी वहां पर लोग धीरे धीरे बसने लग गए और नगरीकरण हुआ। जहां पर चौकी बनी, जहां पर थाने बने, पुलिस थाने बने, पुलिस थानों के आसपास भी लोग बसने लग गए, क्योंकि वहां पर लोगों की सुरक्षा रहती थी, लोग अच्छे से रहते सकते थे। और जहां पर किले बने, किलों के आसपास भी लोग रहने लगे, जिसकी वजह से कैसे वहां पर हमें नगरीकरण देखने मिलता। जहां पर मस्जिद और मदरसे हैं, अगर मैं बात कहूं, जहां पर मस्जिदें बनी, मदरसे बने, तो लोग मस्जिदों और मदरसों के आसपास भी बसना शुरू कर दिए। मस्जिद और मदरसे ना। अगला पॉइंट क्या है? मस्जिद और मदरसे। देखो जब दिल्ली सल्तनत आई तो बहुत सारी मस्जिदों का निर्माण हुआ, बहुत सारे मदरसे बने जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो मदरसों के आसपास लोगों ने बसना शुरू किया, जिससे शहर बने, शहरीकरण हुआ, लोग घर बनाने लगे। और मस्जिदों के आसपास भी लोग बसना शुरू किए, क्योंकि वहां पर जाकर के डायरेक्ट तो नमाज पढ़ सकते थे और मस्जिद में जा सकते थे। तो मस्जिद पास में पड़ती थी और मस्जिद में ही मदरसा चलता था, या मदरसों के आसपास भी लोग बसना शुरू। बाजार, जब नए नए बाजार खुले, जब नई नई मंडियां लगी, तो नए नए बाजारों, नए नए मंडियों ने भी क्या किया, लोगों के बसने का, लोगों के रहने का एक निवास स्थान बना। बाजारों के आसपास लोग बसना शुरू किए। जब भाई नए नए अलाउद्दीन खिलजी की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, तो जब यहाँ पर बाजार बने और जैसे सब्जी मंडी, इस प्रकार की जब मंडियां बनी, तो मंडियों के आसपास भी लोगों ने बसना शुरू किया, वहीं पर रहने लग गए, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में हमें नगरीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। ये सारे रीजन है कि जब दिल्ली सल्तनत में नए नए शहरों का विकास हुआ, उसका कारण क्या भाई? इक्ता कारण है, राजधानी बनने से, खानका है, मंदिर मस्जिद मदरसे हैं, मंडी है। अगला कारखाने, जहां पर उद्योग धंधे थे। दिल्ली सल्तनत में छोटे छोटे बहुत सारे उद्योग धंधे लगे, तो लोग उद्योग धंधों में नौकरियां करते थे और उन्हीं उद्योग धंधों के आसपास लोग जब रहना शुरू किए, तब वहां से वहीं पर उन्होंने घर बना लिया, वहीं पर मकान बना लिया और धीरे धीरे वहीं पर लोग रहने लगे और वहीं से कह सकते हैं हम लोगों को नगरीकरण होता हुआ दिखाई देता है।
तो दिल्ली सल्तनत काल में नगरीकरण कैसे हुआ, नगर कैसे बने, उसकी प्रक्रिया कैसी थी, और दिल्ली सल्तनत काल में अगर आप देखेंगे नए-नए नगरों का विकास हुआ, और नए-नए नगरों के विकास में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने एक बड़ा योगदान दिया, क्योंकि ये जब नए-नए इलाकों को जीतते थे, तो वहाँ पर नगर बना लेते थे, शहर बना लेते थे, और धीरे-धीरे वो शहर और नगर आगे बनते चले गए। और अगला देखो दास क्या है? देखो दिल्ली सल्तनत में दास व्यापार बहुत चलता था। दासों से काम, दास मतलब जी गुलाम होता, दास क्या था? गुलाम होता था। गुलाम भी यानी दास भी यहाँ पर बहुत होते थे। दासों की मंडियाँ लगती थी जहाँ पर दासों को खरीदा और बेचा जाता था। क्या? जो दास होते थे इनको खरीदते भी लोग, बेचते थे भी। दास इसे बिकता था खुले मंडी में, और जो दास बन जाता था उसका लड़का भी दास करते क्या थे? घरों में चूल्हा, चौका, बर्तन, खाना बनाना, सेवा करना, बल्कि जो दास होते थे खेती में भी काम आते थे। लोग खेती-बाड़ी भी दासों से करवाई जाती थी, और जो दास होते थे ये सेना में भी होते थे, युद्ध भी लड़ते थे, और कारखाने यहाँ पर खूब लगे। छोटे-छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, दिल्ली सल्तनत काल में अगर आप देखेंगे तो छोटे-छोटे कारखाने भी यहाँ पर बहुत लगे हैं। और दिल्ली सल्तनत काल में अगर आप देखोगे सल्तनत काल में नगरीय उत्पादन खूब बढ़ा। नगरीय उत्पादन में जैसे जैसे लोगों में जैसे लकड़ी के कपड़ा बुनाई होने लगा, मिट्टी का काम होने लगा, यानी काँच का काम होने लगा, तो नगरीय उत्पादन यानी जो बहुमूल्य वस्तुएँ हैं, जो कीमती वस्तुएँ हैं, वो नगरों में उनका उत्पादन धीरे-धीरे ज़्यादा बढ़ा। तो सल्तनत काल में अगर आप देखो नगरीय उत्पादन ज़्यादा बढ़े, जैसे मिट्टी के बर्तन बनने लग गए, कपड़ा बनने लग गया, ठीक है? या अगर आप देखेंगे खास तौर से कि नगरीय उत्पादन में जैसे लकड़ी का सामान बनने लग गया, काँच का सामान बनने लग गया, तो नगरों में शिल्प का सामान ज़्यादा यानी स्किल बेस्ड जो वर्क था ज़्यादा बढ़ा, और नगरों में उत्पादन खूब बढ़े। और क्योंकि खेती से जो होता था एग्रीकल्चर जो खेती तो बहुत होती थी, और खेती से कच्चा माल मिलता था, और उस कच्चे माल ने एक प्रकार से किया क्या कि नगरों में उत्पादन जो था उसको यानी रॉ मटेरियल जो होता है, जो कच्चा माल होता था भैया वो गाँव से आ जाता था, खेती से कच्चा माल मिला, और वो कच्चा माल एक प्रकार से क्या करता व्यापार को उसने मदद की, और शहरों में जो व्यापार होता था एक प्रकार से जो उत्पादन होता था, जैसे काँच का सामान होता था, कपड़ा बनाने का बुनाई का काम होता था, सिल्क का काम होता था, ठीक है? जैसे रुई होती है, या काँच तो मैंने बता दिया है, जो लोहे का काम होता है, मिट्टी के बर्तन-वर्तन बनते थे। तो इनका काम अगर आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में नगरों में जो उत्पादन था, जो प्रोडक्शन था, वो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो यही सारा आपके 12वें चैप्टर में दे रखा है। 12वां चैप्टर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसको भी आपको पढ़ करके जाना ही जाना है। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं। जितने-जितने इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो मैं आपको सारे बता दूँगा, ठीक है?